सभी का पॉपुलेशन पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में मैं हूं आपका होस्ट तरुण मिश्रा और आज चर्चा करेंगे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जी की जीत हो गई है उस चीज़ के ऊपर, कैसे उस जीत को उन्होंने निकाला, कैसे वहाँ पर कमाला हैरिस जैसी करप्ट और बेशरम औरत को उन्होंने हराया। साथ ही साथ जाएंगे उसी बेशरम औरत ने कैसे बेशरमों की पूरी फौज हॉलीवुड से जो है जमा करके खड़ा कर दी थी, लेकिन तभी उन्हें वोट डालने नहीं आया। जानेंगे कितने कितने रेट पे कौन कौन सा सेलिब्रिटी बिका, कितना कितना किसने पैसा लिया, कैसे कैसे पैसा लिया, सारी वो बातें करेंगे। और उसी के साथ जाएंगे कल एक और जो करप्ट अमेरिका के अंदर करप्ट चीज़ें चलती रहती हैं, उसी में करप्ट मैच हुआ था जिसके अंदर दो करप्ट लोगों ने मिलके पूरे के पूरे करप्ट ऑडियंस का जो है चूतिया बनाया था। जेक पॉल वर्सेस माइक टाइसन की जो फाइट हुई है, फिक्स्ड फाइट, जिसकी जो स्क्रिप्ट पे लिख के बिल्कुल कि कौन सा मुक्का कहाँ से पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, कितना पड़ेगा, जो लिखा हुआ था सारा, उसी को भी आज चर्चा में लेकर आएंगे और बात करेंगे कैसे पूरे अमेरिका के करप्ट इकोसिस्टम को तोड़ने वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप मसीहा अमेरिका के बन के इस बार वापस आए हैं। 45th प्रेसिडेंट थे या 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप जी को बहुत बहुत बधाई, ताली हो जाए एक बारी अमेरिका के अंदर, बहुत ज़बरदस्त पैनल दिखा दें ताली के साथ, उनका स्वागत किया जाएगा बिल्कुल अमेरिका में। 22 जनवरी को उनका शपथ ग्रहण है, ज़रूर देखिएगा। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज पॉप मैंशन में द होम टीम मिस मानसी दुबे और मानिक खजूरिया ऑन द पीसीआर होंगे, और साथ ही साथ हमारे लेखक, पोएट, सिंगर और क्या क्या हैं, और कोडर खास करके ऐसा कोडिंग करते हैं, वायरस डाल देंगे आप घर में आके। स्वागत करिए पुणे से आया मेरा दोस्त विशाल वर्मा जी का एक बार फिर से पॉप नेशन पॉडकास्ट पे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये शो। पहले डोनाल्ड ट्रंप 312 वर्सेस 226 सीट ट्रंप जी की आई हैं। कमाला हैरिस को मतलब ऐसा हराया कि रातों रात भाग गई, छोड़ के जहां पर स्पीच देना था भाग गई, छोड़ के सुबह आई नहीं, बिल्कुल सामने ही नहीं आई। मैप रेड हो रखा है, पूरा मैप रेड है, ये इसका पूरा मैप रेड हो रखा है। इसे कहते हैं ट्रंप लहर। देखिए ब्लू भी जहाँ जाए वो एक्सपेक्टेड था। और ये ब्लू की खासियत पता है क्या है? वही ये फॉक्स ने जो वो निकाला कि जहां जहां पे हैरिस की विनिंग हुई है, जहां जिस स्टेट में हैरिस जीती है उस स्टेट के अंदर एक खास बात थी, वहां पे वोटर आईडी की जरूरत ही नहीं थी, और उन्हीं स्टेट्स के अंदर स्पेसिफिकली कमाला हैरिस जीती है। उसके अलावा कुछ जितने स्टेट्स के अंदर कोई ना कोई वैलिड आपको है, वो भी कंप्लीटली रेड है भाई, वो पूरा रेड है। पेंसिल्वेनिया हो, टेक्सास हो, एरिजोना लास्ट आया है, उनको लगा नहीं था शायद जीतेंगे, बट वो भी जीत गए। कैलिफोर्निया, जहां पर की मैक्सिकन गैंग्स आके जो है पूरा का पूरा बूथ हैक कर लेती हैं, और करप्ट चीजें बैठी आराम से घुसने को एंट्री मिल जाती है उनको भी करने को, वहाँ इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। पूरा का पूरा वेस्ट कोस्ट का जो बॉर्डर है पूरा का पूरा जो है इनके हाथ में गया, वॉशिंगटन से लेके कैलिफोर्निया तक पूरा का पूरा जो ईस्ट कोस्ट का बॉर्डर है, न्यूयॉर्क, जितनी ये वोक सिटीज है अमेरिका की, एक्सपेक्टेड ही था, न्यूयॉर्क से एक्सपेक्टेड था। पेंसिल्वेनिया है जो सबसे बड़ा फ्लिप, क्योंकि वो न्यूयॉर्क का, पेंसिल्वेनिया के साथ ही तो कंफर्मेशन आ गई थी कि ट्रम्प भाई साहब की विजय हो चुके हैं। अब पेंसिल्वेनिया के अंदर को समझ आ गई थी ये जीत गया, अब फाइनल है रिजल्ट। तो ट्रम्प की क्योंकि वहाँ विक्ट्री पे तो कंफर्म्ड ही है। वहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो पेंसिल्वेनिया का बहुत हावी है, वहाँ पर बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है। यूएस का इलेक्शन किसी को समझना हो तो बहुत सिंपल तरीका है। इंडिया में क्या होता है, मान लो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, ठीक है, बीजेपी जीत लेती है 60 सीटें, कांग्रेस जीत लेती है, समाजवादी पार्टी जीत लेती है 20 सीटें। तो फाइनल टैली के अंदर ना समाजवादी की 20 काउंट होंगी इंडिया ब्लॉक की तरफ से, और 60 सीटें काउंट होगी बीजेपी की। यूएस में इसका रिवर्स है। वहाँ मान लो बीजेपी और समाजवादी पार्टी अमेरिका में इलेक्शन लड़ रही है, अगर वहाँ पे टेक्सास के स्टेट के अंदर 80 सीटें हैं और 60 बीजेपी जीत लेती है और 20 समाजवादी पार्टी जीतती है, तो फिर 80 की 80 सीटें पूरी की पूरी बीजेपी के खाते में जाएंगी। सही है। तो जो 7 स्विंग स्टेट है वहाँ की प्रॉब्लम ही यही है कि वो 7 स्विंग स्टेट्स के अंदर वो सीट बहुत ज़्यादा है। अगर वो से आ जाती है, हाँ, ऑटोमेटिकली अगर ओवरऑल में देखें तो सबसे ज़्यादा सीटें उन्हीं स्टेट स्टेट्स आ जाए, तो वो स्टेट अगर आपने पूरा फ्लिप कर दिया तो गए आप, और वही पेंसिल्वेनिया उनमें से एक था। तो इसीलिए पेंसिल्वेनिया पे आते ही जैसे यूपी इंडिया के इलेक्शन में यूपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वैसे ही पेंसिल्वेनिया यूएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, पेंसिल्वेनिया के लिए नहीं, पेंसिल्वेनिया इसलिए हो गया था क्योंकि वहाँ पे टेक्सास और एरिजोना जो बड़े स्टेट्स हैं, पेंसिल्वेनिया भी इसलिए क्योंकि उसके अंदर इलेक्टोरल सीट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत छोटा सा स्टेट है पेंसिल्वेनिया, हरियाणा जितना बड़ा होगा, और उसकी इतनी बड़ी पावर है क्योंकि वहाँ पर उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा, लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उसके हिसाब से वोट वहाँ पे डिवाइड होते हैं सॉर्ट ऑफ। बट हम कह सकते हैं एक तरह से कि इंडिया के इलेक्शंस के लिए यूपी अगर आप जीत गए तो समझ लो आप इंडिया का इलेक्शन आपके हाथ में है। तो वहाँ पर वो 7 में से 4 स्टेट अगर आप जीते तो पूरा का पूरा इलेक्शन आपके हाथ में। उससे पहले वो 3
स्टेट फ्लिप ऑलरेडी कर चुका था, वो चौथा था जहाँ पर 7 में से 4 फ्लिप कर दिए, तो अब 3 का कोई महत्व नहीं रह गया उतना बड़ा। ऐसे ना इसलिए। ये इलेक्शन का रिजल्ट ना पहले से पता था सबको क्या होना है, जितना मर्जी हुआ कर ले, कोई भी कर ले, इलेक्शन से पहले जितने भी ट्रम्प को हमने जैसे देखा था, मीडिया पे दिखा रहा था कि कमला हैरिस ट्रम्प को हमने इतने पॉडकास्ट पे देखा कि वो हर जगह जाके बात कर रहा है, कमला हैरिस कहीं थी ही नहीं। इनफैक्ट लास्ट टाइम का इलेक्शन भी हमने देखा था ट्रम्प ही जीतता था, ट्रम्प ही जीता था। कंप्लीटली जीतने वाला था, बाद में बस देख इस बार भी वैसे काफी चर्चा हुई थी कि इस बार का भी इलेक्शन काफी रिग्ड रहेगा। अगर कमला हैरिस जीत गई तो इट्स कंप्लीटली फेक। हाँ, यही कॉन्वर्सेशन हो रहा था कि अगर इन्होंने कुछ ना कुछ फॉल्ट करा है, अगर कमला हैरिस जीत गई है, बट थैंकफुली रिजल्ट्स काफी डिफरेंट आए। यूएस को बर्बादी से थोड़ी आजादी मिले। सिर्फ यूएस की बात नहीं है, यहाँ पूरे दुनिया वर्ल्ड इन्फ्लुएंस ये सोच रहे हो बाय चांस भी अगर कमला हैरिस जीत गई होती है इलेक्शन, खत्म क्या था। होता? ईरान को न्यूक्लियर बम मिल जाता भाई, ठीक है। रशिया यूक्रेन में पूरा खत्म करके आगे निकल गया होता अब तक, ठीक है। इजराइल हमास इस समय मिडल ईस्ट के अंदर World War 3 बन चुके होते। तो पता क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि अमेरिका की जो जितनी लॉकहीड मार्टिन वगैरह ने और वेपन बेच सके। और ये वो कल्चर भी मेरे को ऐसा लगता है कि अगर इस बार यूएस इलेक्शन जीत जाता तो शायद वो अपनी वर्ल्ड पावर भी लूज कर देता। खत्म। ऑलमोस्ट हाँ, मतलब ऑन द वर्ज ऑफ फेटी था वो। ये तो लाइक प्रॉपर कंफर्म्ड हो जाता है कि यूएस बिक चुका है। हाँ, बिक चुका है तो छोड़ो, वो अपना वर्ल्ड लीडरशिप का टैग ही लूज कर देता। वही तो कह रहा हूँ मैं, चाइना हमें लीड कर रहा ट्रम्प था। की ऐसी पर्सनालिटी है जो दिखाती है कि अमेरिका है क्या भाई साहब, इतना स्ट्रांग, इतना प्रॉपर विल पावर और प्रॉपर गोल के साथ हमने चलने वाला। इसको जहाँ फायदा दिख रहा है वहाँ दिख रहा है, लेकिन जहाँ कम्युनिटी भी सही रहनी चाहिए उस हिसाब से। आई थिंक वो उनका इसलिए भी आता है क्योंकि वो एक बिजनेसमैन भी है, तो वो एक कंट्री को इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से भी बहुत अच्छे से समझते हैं। लाइक उनके जो नॉर्थ कोरिया के रिलेशंस बिल्ड हुए थे उनके लास्ट टर्म के अंदर, आई डोंट थिंक यूएस के किसी भी प्रेसिडेंट ने वो बिल्ड करा है। यार ट्रम्प ने अपने लास्ट पूरे रूलिंग टाइम पे कितनी सारी वॉर, अफगानिस्तान की वॉर रुकवा दी थी। हाँ, कितना ज्यादा लॉस हो रहा था यूएस को वहां पे, बस वो फिर भी लगे जा रहे थे। इनफैक्ट ये लॉस नहीं कर रहा था उसमें यूएस को कोई। यार एक टाइप से सोल्जर्स भी तो रिसोर्सेज तो लग रहे थे ना, रिसोर्सेज लग रहे थे। क्या हो रहा था वहां पे? खर्चा किस चीज का हो? अरे यार तुम्हारी पूरी की पूरी मिलिट्री वहां बैठी हुई है यार। तुम ये सोचो, ऐसे बट सोचो, उस मिलिट्री को पैसा भी तो वहीं से कंपनीज दे रही हैं। हाँ ऐसे समझो ना, मैं यूएस का सरकार हूँ, ठीक है। मेरे पास एक सरकारी कंपनी है, मान लो सरकारी भी क्या ही है, नाम की है, बट वो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस है। एक कंपनी है मेरे हाथ में जो कि देश के अंदर सारे वेपन्स बनाती है, ठीक है। इस कंपनी के हाथ में दुनिया का पूरा 2-3 कंपनियां, एक भी नहीं 2-3 कंपनियां, जनरल डायनामिक्स हो गई, लॉकहीड मार्टिन हो गई, सब कंपनीज मिलकर काम करती हैं। मान लो ये 2-3 कंपनियां हैं, ठीक है। इनको किसी को हथियार बेचना है, किसी वॉर के अंदर हथियार बेचना है। वो हथियार में इनको उसकी सेल में इनको $1 बिलियन मिल रहा है। आर्मी का खर्चा लग रहा है $500 मिलियन का, तब भी तो तुम $500 मिलियन के प्रॉफिट में हुए भाई। तुम्हें उसको हुआ, यही तो बिजनेस है वॉर का, और का बिजनेस है वॉर का। एक मूवी है, पता नहीं क्या नाम है, वॉर डॉग्स नाम है उस मूवी का। हाँ। उसके अंदर 2 बंदे होते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर बनते हैं यूएस आर्मी के, कि यूएस आर्मी को जो सप्लाई वॉर डॉग्स ही थी वो जो तुम्हें कल बता रहा था। हाँ मेरे को याद आ गया था। तो वॉर डॉग्स के अंदर बाकायदा वो एक सोल्जर के पूरे बैकपैक का निकालते हैं कि भैया इसके खाने का इतना लगेगा, इसका इतना लगेगा, इतना लगेगा, इतना लगेगा, इतना लगेगा, और मेरी गन बिकी तो उसका प्रॉफिट कितना होगा। एक गन का प्रॉफिट उस एक आर्मी के बंदे को 1 महीने को इक्विप करने का 10x है। और there's also a start, there's also a thing जहाँ की जब डेमोक्रेट्स आते हैं पावर में उस टाइम पे वॉर होती है। हाँ नहीं, रिपब्लिकन के टाइम से वॉर होती है। देखो अफगानिस्तान का वॉर किसने शुरू किया? जॉर्ज बुश ने, रिपब्लिकन था। इराक वॉर किसने शुरू किया? जॉर्ज बुश, रिपब्लिकन था। सीरियन वॉर लेकिन किसने शुरू किया? और बैरक ओबामा, डेमोक्रेट था। उसके बाद जो है अरब स्प्रिंग के अंदर ही लीबिया के अंदर किसने तमाशा किया? बैरक ओबामा, ठीक है। इराक के अंदर ये जितने भी हुए आईएसआईएस किसने बनाई? बैरक ओबामा। बैरक ओबामा का कितना बड़ा रोल है आईएसआईएस बनने का। ट्रम्प की खासियत ये थी, ट्रम्प ने कभी वॉर न करवाया, और जितनी बार वॉर की संभावना बन रही थी उतनी बार उसको खत्म करवा दिया। ईरान का जनरल खड़ा होकर कह रहा कि मैं इजराइल पर अटैक करूंगा, मैं वॉर करूंगा। एक दिन एयरपोर्ट से निकलता, ऊपर से धच्चे से मिसाइल गिरते, खत्म इंसान। उसके बाद आ रहा है आई किल्ड वो उसको जो आईएसआईएस के लीडर को मारा था, फुल एकदम कॉन्फिडेंस चौड़ के साथ आईएसआईएस मारा, ऐसे मार दी, खत्म हो गया। आईएसआईएस के लीडर को मार के, अल बगदादी को मार के। कंपैरिजन चलता है कभी एक जगह पे दिखाते हैं कि जब बैरक ओबामा ने उसामा बिन लादेन मारा था तब उसने क्या स्पीच दी थी, उसके साइड में इसने ट्रम्प ने क्या स्पीच दी थी। तो ओबामा आता कहता है टुनाइट वी हैव डन दिस ऑपरेशन एंड वी किल्ड ओसामा बिन लादेन, ये वो। ट्रम्प आता है टुनाइट वी किल्ड अल बगदादी,
वी शॉट हिम विद वन मिसाइल, ही डाइड लाइक अ डॉग। ये ट्रम्प का स्टाइल है, ठीक है। अब तुम ये कहो भाई वो स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता, वो ओपन है भाई, वो आदमी मुंह फट वो ट्रांसपेरेंट है एक तरफ से। हाँ ऐसा होना चाहिए। हाँ ऐसा होना चाहिए लीडर को। जाविर मिले है उसका, अर्जेंटीना का जो प्रेसिडेंट बना हुआ है अभी, उसकी वीडियोस, वो बंदा टिकटॉक पे अपना कैंपेन चला के प्रेसिडेंट बन गया भाई। सोचो कोई कर सकता है? वॉल्यूम भाई, प्रॉपर जेनजी स्टाइल। हाँ, प्रॉपर उसने अपनी जेनजी ऑडियंस को केटर करा है। केटर किया, लेकिन वो बंदा बहुत अच्छा। अभी जब ट्रम्प जीता उसके बाद जेवियर मिले, ट्रम्प और इलॉन मस्क एक ही साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाई थी उन्होंने। बंदा बढ़िया है, बट वही है ना, वो जनता को समझता है कि जनता को चाहिए क्या भाई। यही ट्रम्प है, क्योंकि ट्रम्प के बच्चे हैं भाई, 18 साल का बैरन है उसके पास, पूरे के बताता नहीं होगा कि हमारी जनरेशन को क्या चाहिए भाई। और क्या। पूरे के पूरे यूएस इलेक्शन में सबसे बढ़िया चीज मेरे को पता है किसकी लगी थी? रामास्वामी की। रामास्वामी ने भाई बहुत साहब बंदे ने गेम खेली है लिटरली, अपनी अलग पार्टी स्टार्ट करी, अपनी पूरी इन्फ्लुएंस बनाई अपने नाम पे। नहीं ट्रम्प के नाम पे। ट्रम्प के कि नाम पे, मैं ट्रम्प के नाम पे उसने बाद में करा ना, पहले तो अपने अलग से ट्रम्प के अगेंस्ट खड़ा हुआ था। पहले वो अगेंस्ट खड़ा हुआ था, बट वो भी उसे खड़ा हुआ, उसने पार्टिसिपेट किया हुआ था, अपना नाम डाला हुआ था कि मैं भी प्रेसिडेंट। बाद में और रिपब्लिकन यूएस में पहले ये समझो कि इलेक्शन होता कैसे है, वहाँ पे सिर्फ दो ही पार्टियों को अपनी पार्टी नहीं बना सकता, वो रिपब्लिकन पार्टी का मेंटर था। लेकिन खड़ा तो खुद भी हुआ था कि मैं भी अपने को प्रेजेंट कर रहा हूँ। हाँ तो वहाँ पे यही होता है ना, अगर मैं रिपब्लिकन हूँ, ये रिपब्लिकन है, तू डेमोक्रेट है, तुम डेमोक्रेट हो, तुम दोनों डेमोक्रेट हो, हम दोनों रिपब्लिकन है। अब हम चारों में से इलेक्शन लड़ने जाना है, तो पहले हम दोनों के बीच में, रिपब्लिकन्स के बीच में वोटिंग होगी कि हम दोनों में से रिपब्लिकन किसको चूज कर रहे हैं। तुम दोनों में वोटिंग होगी कि भैया डेमोक्रेट किसको चूज कर रहे हैं। डेमोक्रेट सारे के सारे पहले तुम दोनों में से चूज करेंगे कैंडिडेट, रिपब्लिकन मेरे साइड से चूज करेंगे कैंडिडेट, फिर हम दोनों का कॉन्टेस्ट होगा कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा। उसने वही तो गेम करी ना कि लाइक उसने कंपटीशन में अपने आप को प्रेजेंट किया, ठीक है, ऐसे दिखाया कि मैं लेकिन competition लड़ने जा रहा हूं। लेकिन उसने हमेशा एक बात बोली थी, उसने कहा था कि ट्रम्प की तारीफ करता था वो, हाँ, ट्रम्प की अगर तारीफ करता ट्रम्प, था वो। उसने ये भी बोला था कि अगर ट्रम्प खड़ा होता है तो मैं खुद बैकआउट कर जाऊंगा। और पहले बोला था क्या? हाँ उसने हमेशा ये बात बोली कि अब ट्रम्प, मेरे को ये तो पता था कि ट्रम्प का सपोर्टर है वो। उसने हमेशा ये बोला है कि अगर मैं इसलिए खड़ा हो रहा हूँ क्योंकि शायद ये लोग ट्रम्प को खड़ा ना होने दे, इसको जेल भिजवा दे, कुछ कर दे, इसलिए मैं खड़ा हो रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे लगा कि ट्रम्प जीत रहा है, इलेक्शन जीत रहा है रिपब्लिकन्स का, मैं बैकआउट मार जाऊंगा। और वही उसने किया। उसके बाद जो कॉकस के बाद उसने बैकआउट कर लिया था कि मैं नहीं लड़ रहा इलेक्शन। लेकिन भाई साहब बट उसने जो उसके बाद अपनी भी वोट्स इन्फ्लुएंस आए इतनी थे, दी है ना, इन्फ्लुएंस आए थे उसके बीच। उसने हाँ अपनी इन्फ्लुएंस और अपने वोट्स उसको दिए हैं ना भाई, क्रेडिबल चीजें, तभी जाके आज वो इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रम्प के साथ बैठा हुआ। सबसे बड़ा प्लेयर तो इलॉन मस्क ही था, ट्रम्प की साइड। ट्विटर का काम उसने पूरा उसके सामने किया है। बहुत बढ़िया खेला इलॉन मस्क। मतलब देखो इलॉन मस्क का सपोर्ट उस दिन आया था ओपन, जिस दिन ट्रम्प पे पहली बार गोली चली थी। उससे पहले ये ट्रम्प, तो है। उससे पहले इलॉन मस्क था कि नहीं भाई इलेक्शन मैं साइड नॉट न्यूट्रल। ट्रम्प की क्रेडिबिलिटी ही उस गोली से सबसे ज्यादा बन गई थी। उतनी वैलिड लगती नहीं है जो गोली चली थी ट्रम्प पे। क्यों? वो तो ईरान ने चलवाई है, वैलिड क्यों नहीं लगती? उससे बूस्ट हो गया कैंपेन काफी। अरे बहुत बट वैलिड ना लगने का कारण क्या है? बिकॉज जो पिक्चर आई थी उसके बाद ट्रम्प की ऐसे हाँ बहुत पावरफुल पिक्चर थी। वो रॉयटर्स की आइकॉनिक पिक्चर हो गई है वो। पिक्चर, रॉयटर ने एक पिक्चर खींची थी। रॉयटर का जर्नलिस्ट था जो नीचे खड़ा हुआ, उसने कंटिन्यू शटर पे लगा के पिक्चर निकाली थी। बहुत पॉइंट सारे इज बहुत सुंदर वो फोटो है वो। इंसान जब खड़ा हो गया शॉट डाउन होने के बाद भी तुरंत, इट स्पीक्स वॉल्यूम भाई। मतलब जो बाइडेन जैसे इंसान से आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हो कि एक स्पीच दे सके। जो बाइडन, कमाला हैरिस बैकआउट मार जाती है उस इलेक्शन के। आई एम जस्ट सेइंग कि अमेरिका का जो स्ट्रेंथ डिस्प्ले होता था पहले, द मिलिट्री पावर, एवरीथिंग दैट द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, वो पिछले कुछ सालों से खो गया था। हाँ एक फिगर चाहिए होता है आपको, जैसे हमारे कंट्री में मोदी हैं। पावरफुल पर्सनालिटी होनी चाहिए एक ना, जो फिगर देश होना को चाहिए चलाती है। रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि डर लगे लोगों को। एंड वो बाइडेन के साथ कभी केस था नहीं, उसको कोई समझता ही नहीं था। बाइडेन को सबको पता था कि बाइडेन एक बाइडेन सामने के का साथ बाइडेन इज actually फेमस फॉर दैट बाइसाइकिल वाली वीडियो जब गिरा था वो साइकिल। बाइसाइकिल वाली वीडियो एंड देन हेलीकॉप्टर के लिए जब वो ऊपर जा रहे थे स्टेयरकेस अरे वाली। कितने उसके मिसस्पेल्स होते हैं उसकी स्पीच पे यार, शब्द नहीं बोल पाता यूएस वो। ना एक बहुत पहले 40s 30s में एक लाफिंग स्टॉक होता था, लोग बोलते थे उसको यूएस को। वो वाला टाइम वापस आ गया था बाइडेन के टाइम। बाइडेन के टाइम यूएस को कोई सीरियसली लेता ही नहीं था। अरे यार उसका खुद का बच्चा ड्रग्स करके प्रोस्टिट्यूट हो रहा है, सबको पता है, उनके बैंक हंटर उनकी क्या कहते हैं, उनकी पार्टी के अंदर इतने स्कैम हो रहे थे, ताइवान वाले भी, जो उसकी क्या नाम है, को याद नहीं आ रहा उसका नाम क्या था। किसका? हंटर बाइडन का? हंटर बाइडन था, कैमला हैरिस थी, और एक और थी ना उनके साथ में, टीम वॉल्ट्स नहीं फीमेल थी। होगी कोई। अब उसका बहुत सारी फीमेल आई है अरे यार इनके उनके ऐसे साथ, बहुत चीजें निकली थी यार पिछली न्यूज में। तो वो चलो ठीक है। अब तो ये होगा कि वो पार्डन हो जाएगा, हंटर बाइडन पार्डन हो जाएगा। हंटर बाइडन कोई सीन ही नहीं रहेगा। जब जो बाइडन वहां से जाते जाते जो है
6 तारीख को रिजाइन करने से पहले पार्डन कर देंगे, और पार्डन में होंगे उनके बेटे का नाम, अपना नाम और अपनी बीवी का। यार हमें माफ करो, हमें जाने दो। नहीं, ये देखो, ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हर प्रेसिडेंट करता है। जब डोनाल्ड ट्रम्प भी पिछली बार वो जा रहा था तो उसने अपने पूरे खानदान को माफ किया है। उससे पहले बैरक ओबामा ने भी किया, उससे पहले जॉर्ज बुश ने भी किया। वो सबका काम है। बात ये कि यहाँ पर हमें पता है कि सामने क्रिमिनल है और वो बच जाएगा। पिछली बार का कुछ प्रूवन नहीं था, इस बार पता है कि सामने वाला बंदा क्रिमिनल है, फिर भी बच जाएगा। बात हुआ, चलो ठीक है, वो चीज़ें अलग थी। दूसरी चीज़ पे आते, चलो ट्रम्प तो जीत गए, बट इस जीत के पीछे जो है बहुत हुआ मचा। पहले तो CNN सब पोल दिखा रहा है, फिर 60% कमला हैरिस। अकेली चीज़ जो कह रही थी कि भैया ट्रम्प जीत रहा है, वो है सट्टा बाजार। सट्टा बाजार 70%। कॉमन सेंस। कॉमन सेंस। कॉमन सेंस। और ये दिस रिमाइंड्स मी ऑफ द इंडियन इलेक्शन जो भी इस टाइम पे भी हुए थे, हाँ। कि जब मोदी का जैसे ही पता चला कि वो नहीं जीत रहा, स्टॉक मार्केट से कैसे रिएक्ट करा था। स्टॉक मार्केट नहीं, वहां सट्टा लग रहा था कि ट्रम्प जीतेगा कि जो बाइडेन जीतेगा। उसमें 70% ट्रम्प पे सट्टा लगा हुआ था। वो तो स्टॉक मार्केट तो अलग चीज हो गई। हमारे यहाँ पे लगता है फुलवा, अरे क्या नाम है, रुको, ये सब क्या है? हमारे राजस्थान मैं बता रहा हूँ, ये सट्टा बाजार सिर्फ यूएस में नहीं होता। इंडिया के अंदर राजस्थान में एक सट्टा बाजार है, जहाँ पर कि हर साल जब भी इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पर सट्टा लगता है। फुलौदी सट्टा बाजार कहते हैं उसे। ओके। ठीक है, जो सट्टा वाले यहाँ पे लोग हैं वो जानते होंगे। फुलौदी सट्टा बाजार है, बहुत फेमस सट्टा बाजार है इंडिया का, जहाँ पर कि इलेक्शन के टाइम, विधानसभा के इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन पर सट्टा लगता है। तो वैसे ही वहाँ पर जो Bet365 वगैरह ऐप्स थी यूएस में, उन पर सट्टा लग रहा था। और उसके अंदर सारी ऐप्स को मिला के अगर देखा जाए तो 70% एग्रीगेट बन रहा था कि ट्रम्प पे सट्टा लग रहा है। सिर्फ लेफ्ट की मीडिया थी, CNN, NBC, MSNBC, जो कह रही थी नहीं ट्रम्प, न्यूयॉर्क टाइम्स ये जीत रहा है, नहीं ट्रम्प तो हार गया, ट्रम्प तो हार गया। मेरे को तो लग रहा है आप सभी सब के सब पोस्ट खरीदे हुए थे। होती है कि वो दिखाते हैं कि नहीं, वो ना what they do is they wait for one moment। साइऑप्स कहते हैं इसे। हाँ। वो आपका दिमाग पहले ही जो है उस मोड में डालते हैं कि भाई कमाला जीत रही है, तो ट्रम्प वाला जो बंदा होगा ना, कमाला जीत रही है, वो कहेगा जीत रही है तो यार मैं वोट ही क्या डालूं फिर जाके। इंडिया में यही तो हुआ। इंडिया में नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेवर में वोट कम क्यों पड़े थोड़े? वो इसलिए पड़े, परसेंटेज नहीं, पहले तुमने सेट कर दिया है मार्जिन कि भैया 400 पार है, तो जो बंदा बीजेपी का सपोर्टर बैठा 400 पार हो ही रहा है, तो ठीक है, उन्होंने तो मैं क्या वोट डालने जाऊं फिर। इसलिए आधे लोग वोट डालने नहीं निकले। हाँ, इस बार वोटिंग परसेंटेज काफी कम। हाँ, और यही चीज वहां पर रिवर्स में करने की कोशिश करी जा रही थी, जो कि नहीं हुई, क्योंकि मीडिया का इन्फ्लुएंस खत्म हो चुका है। अब है डिजिटल का जमाना। सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया, बस Overall। जितने भी यूट्यूब लगा लो, एक्स लगा लो, इंस्टाग्राम लगा लो, यहीं से इन्फ्लुएंस हो रही हैं चीजें। यहीं से सब मेजर इंफॉर्मेशन का सोर्स ही लोगों का यही है और कुछ नहीं है। और इस बार भी ये बोला जा रहा है कि बहुत बड़ा जो इन्फ्लुएंस, जो इलेक्शन का पार्ट जो इन्फ्लुएंस किया है, वो वहाँ की यंगर जनरेशन, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, उन्होंने। मेरे हिसाब से अब Record number इलेक्शंस में एक एडेड स्टेप होना चाहिए हर कंट्री में, जैसे इंडिया या यूएस जैसे एक मेंटल हेल्थ इवैल्यूएशन होनी चाहिए। नहीं, इट्स नॉट नहीं, लेकिन फिर वो वोट का पर्पस चला गया ना। दोनों के लिए नहीं, लेकिन वो फिर वोट का पर्पस, जो इंसान वोट दे रहा है वो अपने होशो आवाज में है भी कि नहीं। अरे बट फिर लेकिन वही बात हो जाएगी ना, फिर वो आपका वही कि वो डेटा भी हमारे बहुत काम आ सकता है ना। नहीं यार, ये इससे हमारे होने से पहले ना पॉलिटिशियंस का होना चाहिए कि खड़े होने लायक भी है कि नहीं है। वो तो चलो इंडिया में सभी बोलते हैं 90% नहीं है खड़े होने लायक। नहीं, तो फिर अगर मैं ये भी चाहता हूँ कि वोटर्स के बारे में भी पता चले यार, कि जिस इंसान ने कमला हैरिस या जो बाइडेन को वोट दिया है स्पेशली, मैं उसका दिमाग जानना चाहता हूँ। तो दिमाग हमें ऑलरेडी पता है ना, तभी तो हमें पता है कि कमला को वोट क्यों दे रहा है। जानना चाहता हूँ कि लोग उस रिकॉर्ड को देखें कि 10 में से 7 लोग तुम्हारे यहाँ गधे हैं। नहीं, ये इसका नहीं, रिकॉर्ड ये है। तो ऑलरेडी प्रूवर है ना। क्या यूएस गधा है? नहीं, लेफ्ट गधा है, लेफ्ट गधा है। इसको प्रूव कैसे किया जा सकता है? तुम ये समझो, तुमने कितने ऐसे लेफ्टिस्ट देखे हैं जो कि अमीर हैं, जो कि किसी चीज के पीछे जा रहे हैं, उनके अंदर कोई मोटिवेशन है। तुमने कितने ऐसे लेफ्ट देखे हैं जो प्रोटेस्ट करते हैं, जो सिस्टम को गाली बकते हैं, जो अपनी नाकामियों का बोझ किसी और के सर पर डालते हैं? कितने ऐसे देखें? ये सारे ऐसे लेफ्टिस्ट ऐसे दिखेंगे। हैं। अमीर कितने दिखेंगे? 0। वही तो इसका भी ना एक ऐसा रीजन मेरे को तो लगता लोग है। ब्रेन वॉश कर पाते हैं ध्रुव राठी के लोग। 0, इसलिए तो मैं 0 दे, और वो इसलिए ब्रेन वॉश कर पाते हैं क्योंकि उनमें इतनी समझ ही नहीं होती है कि भाई हम क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। वो इसलिए भी होता है, आई थिंक वो इसलिए भी है बिकॉज देयर इज ऑल्सो लॉट ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज कि लोग ना, अब क्योंकि अब सोशल मीडिया के ज़माने में सबका अटेंशन स्पैन तो बहुत कम हो गया है, तो लोगों को ना सिर्फ जितना जो सोशल्स पे आ रहा है, जो डिजिटल मीडियम पे आ रहा है, वो सिर्फ वही कंज्यूम कर रहे हैं, एंड देन दे आर एबल टू फॉर्म देयर ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ दैट लिमिटेड इन्फॉर्मेशन।
और इसलिए वो लोग फिर माइंड वॉश बहुत इजीली हो जाते हैं। लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो ध्रुव राठी को फॉलो करते हैं, जो उसकी बातों यू में शुड नॉट बी फ्रेंड्स विद देम। नो नो ऑब्वियसली, बट द थिंग इज कि जो इंसान स्कूल पास तक नहीं कर पाया, वो इंसान सेंस की बातें कैसे कर सकता है? मेरे को ये कोई सेंस अरे नॉनसेंस बोल बात का कोई सेंस नहीं। तो हाँ, तो मैं उसकी बातों को क्यों सुनूंगा? हाँ, तो और तो मैं उसकी ये जनता को भी मैं वही कंसिडर करूंगा। Exactly. अनएजुकेटेड बस बेसिकली, बस मैं यही तो बोलता हूँ। मैं जब मेरे को सामने ना कोई अनपढ़ गवार जनता, अनपढ़ गवार, पढ़े लिखे गवार जैसे बोलते हैं, वो है। तुम सोचो, एक बंदा है 35 साल का, मैं नाम नहीं लूंगा कैमरे पे भी, कहता नहीं ध्रुव राठी बहुत अच्छी बातें करता है, बहुत अच्छी बातें करता है। मैं ये कहता हूँ, अगर ध्रुव राठी बहुत अच्छी बातें करता है तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही बताता है हिसाब से, तुम्हारा स्कूल जाना बर्बाद हो गया, तुम्हारा कॉलेज जाना बर्बाद है, तुम्हारे माँ बाप ने जो तुम्हारे स्कूल और कॉलेज की फीस पे पैसा वेस्ट कर दिया। अगर आज तुम्हें एक फेलियर से बैठ के इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ रही है तो तुम्हारी पढ़ाई बर्बाद हो और चुकी ध्रुव है राठी भाई। अगर अपने व्यूअर्स के बारे में इतना ही सोचता है, जस्ट फॉर अरे यार वो अरे पैसे के बारे में भाई, भला सोचता है, तो लॉरेंस बिश्नोई वाले केस पे क्यों नहीं कमेंट करता है वो? अरे जर्मनी गोली मार देगा उसे आके वो करने जर्मनी अगला टारगेट वो बनेगा, वही बोल रहा हूँ ना, अगला टारगेट वो तो है। जर्मनी में बैठे हो यार। लॉरेंस बिश्नोई का नेक्स्ट टारगेट ध्रुव राठी। मैं तो ओपन चैलेंज देता हूँ, तेरे को बहुत गूदा है ना ध्रुव राठी। सेल्फ प्रोक्लेम्ड होते हैं ना। हाँ, एक बारी तो जरा लॉरेंस बिश्नोई का पर्दा फाश करने की कोशिश कर ले, फिर देखते जर्मनी में तेरे में कितनी गोले लगती हैं भाई। मजाक नहीं कर रहा हूँ, करियो मत, बस चैलेंज है, मुझे पता तू नहीं कर पाएगा। बट ठीक है, चलो हम आते हैं वापस अपने यूएस पे। यूएस से अब जाते हैं कमाला हैरिस के सेकंड, हॉलीवुड, द इवल सैटेनिक रिचुअलिस्टिक कल्ट ब्रेन वॉशर, क्या नाम ना रखे भाई, सब हटा दो हॉलीवुड का, वहां से हटा दो बोर्ड, वहां लिख दो चूता बनाने का धंधा और चूतियों का। हाँ, जहां पर 1000 चूते मिलके जो है पूरी दुनिया का चूते बनाते हैं चूते चीजों से। हॉलीवुड, कितने लोग, कितनी सेलिब्रिटीज थी जो जाके कमाला हैरिस के लिए पहले जो है वो करके आई, क्या कहते हैं, एंडोर। हर एक नाम पे जो है हम यहाँ पर एक रिचुअल करेंगे आज, जैसे हॉलीवुड में रिचुअल होते हैं ना। हाँ, रखा भी LGBT पीडोफाइल सामान रेडी है, सामान रेडी है, देखो देखो, हाँ देखिए सामान रेडी है वहाँ पर, आप देख सकते हैं हमारे लिए कि हम पे हमारा नक्शा कहा जाइए, इस पर जो इसकी वजह से हमें कोई जो है ये पहनने से हाँ, ध्रुव राठी नजर नहीं लगे, से आप बचे रहते हो। ध्रुव राठी, कैमरा जूम करो यार उस पे, कैमरा ध्रुव जूम राठी, हॉलीवुड और दुनिया के जितने ये डार्क सैटेनिक वोल्डेमॉर्ट वाले टाइप के लोग हैं ना, इनसे हमें बचा के रखता है ये। एक बार कैमरा, हाँ देख, काली शक्तियों से हमें ये बचा के रखता है। पॉपुलेशन जो है, नजर तो 500 का नोट निकालो, वॉलेट पड़ा वो भी लगा दो, हम पे नजर नहीं लगनी चाहिए, नजर नहीं लगनी चाहिए। तो हाँ चलिए, नजर से बात आई, अब नजर लगाते हैं थोड़ी सी हॉलीवुड पे। हर नाम पर जिसने भी कमाला हैरिस को सपोर्ट किया, हम यहाँ पर एक रिचुअल करेंगे। हर नाम के आगे ना एक नंबर लिखा हुआ है, इतने पैसों का वो कॉस्ट करा उसे। हम पंडित हैं, पंडित लोग जो हैं जब पूजा करते हैं तो लास्ट में हर मंत्र का कहते हैं स्वाहा, दक्षिणा जाती है। अब जो है हम करेंगे एक नया रिचुअल यहाँ पर, और सब करेंगे यहाँ पर। हर नाम के बाद हमें करना है आथू। लेडी गागा को, कमाला हैरिस को सपोर्ट किया लेडी गागा ने, लेडी गागा का आथू, ठीक है। और फिर आते हैं नेक्स्ट, कौन सा नाम भाई, रिहाना ने कमाला हैरिस को सपोर्ट किया, रिहाना के नाम पे आथू। फिर विलायम ने कमाला हैरिस को सपोर्ट किया, विलायम के नाम पे आथू। केटी पेरी ने सपोर्ट किया कमाला हैरिस को, उसके नाम पर आथू। हैरिसन फोर्ड ने सपोर्ट किया, भैया बहुत बड़ा फैन था मैं आपका, लेकिन हैरिसन फोर्ड के नाम पे आथू। रेड हल्क। और कौन है, बियोंसे ने सपोर्ट कमाला हैरिस को, बियोंसे के नाम पे आथू। वैसे भी आथू। हाँ, जेनिफर लोपेज ने सपोर्ट किया। जेनिफर लोपेज, ऐसा है बेटा, मुझे पता है डीडी के पास ना तेरी बहुत तगड़ी तगड़ी टेप्स हैं जो कि ओनली फैंस पे चढ़ सकती है किसी भी वक्त। 55 साल की बुढ़िया की चीजें अगर ओनली फैंस पे चढ़ेंगी अच्छी बात नहीं होगी। बट पता तो कमाला का सपोर्ट करने क्यों गई है, इसलिए तेरे नाम पे भी आथू। अवेंजर कास्ट मेंबर रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस एवन, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, शक्ल देख उसकी, क्या फैन मानता था मैं तो। आयरन मैन के नाम पे भी भाई सोचना पड़ रहा है इसे। स्पीचलेस इसलिए बोलता हूँ बैटमैन इज ऑलवेज बेटर देन आयरन मैन भाई। रॉबर्ट डाउनी जूनियर के नाम पे आथू। अभी एक मेरा बंदा भी आया था, मेरे को भी बड़ा आथू होने वाला। ये लिजो वो जो बॉडी शेम करते हैं मुझे, अबे अभी आथू। अब आता है सबसे बड़ा आदमी जिसका नाम है, जिसको हम एक जमाने में ना नहीं भगवान मानते थे अपना, कि इनके वजह से हमारी जिंदगी भी सुधर गई है, जीने का पर्पस मिला है,
बट एमिनेम के नाम पे भी आज कहेंगे एमिनेम ने सपोर्ट किया कमाला हैरिस को, एमिनेम के नाम पे मार्शल मेथर्स आ थू। पर मैं अभी भी नहीं मानता कि एमिनेम ने जो भी बोला 1% उस चीज को मानता था। यार मानने की बात नहीं है, पर अगर वो स्टेज पे जाके अरे सब बोला तो लोगों है की ना, हाँ बोला तो है एग्जैक्टली ना। अगर अपने लेट्स से है ना, सबके सामने है। लेट्स से अगर मैं उस एमिनेम को बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ, मैं उसको सब कुछ मानती हूँ, और मेरा आइडल जाके एक रेलेवेंट एक ऑपोजिट पार्टी के बारे में जाके, चाहे वो दिल से ना बोलता हो, चाहे वो पैसे लेके बोल रहा है, बट बोल तो रहा है ना, वो अपना अभी सपोर्ट ये दे तो रहा है ना। दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में जो लड़की आई थी रो रही थी, वैसे फैन एमिनेम के हुए। एमिनेम ने बोल दिया भाई ये जमीन पे आग लगी है, इस पे चढ़ो, चढ़ जाएंगे वो, चढ़ गए। वही होगा। चढ़ जाएंगे। अब एमिनेम बिलीव करता है नहीं करता है, उससे उसको क्या मतलब। लेकिन एक चीज है, देखो एमिनेम के ना पहली बार हमने सुना है कि उसने ऐसा कुछ काम किया है। रिहाना का तो हमको पहले से ही पता था, रिहाना ने इंडिया में भी उससे बहुत सारी जो वहाँ पे प्रोटेस्टर्स हुए थे, फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पे कर रहे थे। 1.5 करोड़ रुपीस लिए थे वो खालिस्तानी ट्वीट डालने के। एमिनेम के हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से एमिनेम ने खुद पहली बार ही किया होगा कि उसने किसी चीज को एंडोर्स किया है। पहले कुछ उसने reason है। ब्रांड्स को किया हुआ है, जो क्रिकेट कह रहा हूँ, वो बेसबॉल खेलते हैं, उनकी टीम्स को प्रमोट किया हुआ अच्छे से, उसमें यार कोई वो दिक्कत तो नहीं एक है। बहुत ही अलग बात हो गई ना, बट आप लेकिन किसी वही तो इलेक्शन एक कैंपेन कैंपेन के ऊपर endorse प्रेसिडेंशियल करना। कैंडिडेट को जाके आप एंडोर्स कर रहे हो, दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, एंड वो दैट अलग टू चीज़ व्हेन है। यू नो कि एमिनेम का ना थोड़ा सा डिसबिलीफ ऐसे हो रहा है कि भाई वो क्यों जाके कर यार सकता है। उसका एक और रीजन है, पता है क्या, एमिनेम ने खुद अपने गानों में इतनी बार डोनाल्ड ट्रम्प को भी बेइज्जती मारी है, इतनी गालियां दी हुई हैं। मजाक थोड़ी है, वो तो पब्लिकली बोलता है, इतने गानों में उसने बोला हुआ। यार वो तो चलो ठीक है, गानों में तुम बोलते हो, और यार गानों में तो खैर एमिनेम ने अपनी मम्मी के बारे में भी गाना लिखा हुआ है, वो छोड़ दो। वो बात नहीं है, ये रीजन ये हो सकता है कि अगर एमिनेम ने पहले ही अपने गानों में डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में ऐसा कुछ बोला हुआ है, तो ऑटोमेटिकली वो इस इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रम्प को सपोर्ट नहीं करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो जाके मैं क्यों ना उसको अपना बोलूँ। तो लेकिन ऐसा क्यों है कि एमिनेम के अराउंड जितने लोग भी हैं वो सब ट्रम्प के सपोर्टर हैं, बट एमिनेम नहीं है। 50 सेंट्स ट्रम्प का सपोर्टर है, माइक टाइसन ट्रम्प का सपोर्टर है, माइक टाइसन और एमिनेम की बहुत अच्छी दोस्ती है, स्नूप डॉग ट्रम्प का सपोर्टर है, डॉक्टर ड्रे ट्रम्प का सपोर्टर है, बट इस पूरे के पूरे झुंड के अंदर एमिनेम की जाके जो है कमाल इंटरनल स्कैम हो यार अब मैं मैं अभी भी बता रहा हूँ, मैं अभी बता रहा हूँ, कुछ और मामला है। हाँ तो हो सकता है उसके टिप्स हो। मैं इसी पे आ रहा था देखो नहीं एक यार, चीज मेरे हिसाब से नहीं है वो नहीं पार्टियों में। तुम लिस्ट में ना एक चीज मैंने यही कॉमन नोटिस करी, अगर तुम देखोगे जितनी भी लिस्ट में नाम है, चाहे वो लेडी गागा हो, हाँ, ये सब विला एम, रिहाना, ये सारे लोग गए हुए हैं। हैरिसन फोर्ड, केटी पेरी, बियॉन्से तो सबसे टॉप पर बियॉन्से तो हैं, खैर- जेनिफर लोपेज डीडी की बंदी थी, और रॉबर्ट डाउनी जूनियर, ये सारे भी गए हैं इनकी पार्टीज के अंदर, लिजो इनकी पार्टीज में थी। फिर आता है नाम एमिनेम का, अकेला नाम ऐसा है जिसको आप कह सकते, जिसका नाम अभी तक नया पार्टी है से इस लिस्ट में भाई, जो हाँ। नया है तभी बिलीव करना इतना मुश्किल है इस चीज को। और जब इनकी माता कमाला हैरिस पे खुद ही नाम लगा हुआ है कि खुद जाती थी पार्टीज में डीडी की, ये मैटर ये नहीं है कि ये इन्होंने आके एंडोर्स किया है, इनको फोर्स किया गया है एंडोर्स करने के लिए। बियॉन्से जिसके नाम पर इंडस्ट्री कांपती थी, वो आके किसी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को एंडोर्स कर रही है ना, कुछ है बैकग्राउंड में, कुछ है, ये नॉर्मल नहीं है। उसका राज रखने वाला बंदा जेल में और ये है। सारे ही वही लोग हैं जो वोग Hollywood उस कैटेगरी में आते हैं। हैं यार। अब देखो ट्रम्प आया है, अब डीडी को भी इतना पता है कि अगर वो जब जेल में है ना, ट्रम्प अगर आ गया उसके पावर में, ट्रम्प उसके सारे चिट्ठे खोलेगा, छोड़ेगा नहीं उसको इतनी आराम से। उसके पास इतनी चीजें हैं ना कि वो इतने एलीट लेवल के लोगों को नीचे गिरा सकते हैं। ट्रम्प उसको ऑब्वियसली यूज कर सकता है अपने इन्फ्लुएंसर और बढ़ाने के लिए, ताकि अपना कंपटीशन खत्म करने के लिए। बहुत चीजें हैं ऐसी कंट्रोल करने के लिए, और हॉलीवुड ऐसी चीज है कि पूरे वर्ल्ड को एक तरीके से बॉलीवुड तो इन्फ्लुएंस खैर करती है। हाँ उन्हें लगता है बर्बाद वो ही है। जो बनाते हैं वो पूरा वर्ल्ड देखता है। बट द थिंग इज कि मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि जो अपने इंडियन आर्टिस्ट वगैरह, प्रियंका चोपड़ा, ये लोग क्यों सपोर्ट। अरे सब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, उनका लास्ट क्या टाइम मिलेगा? उन्होंने बाइडेन को सपोर्ट किया था, इस बार भी प्रियंका चोपड़ा ने खुला सपोर्ट किया कमला हैरिस को विदाउट एनी रीजन और व्हाटसोएवर। एंड रीजन तो है भाई, ये समझो पॉलिटिकल रीजन है। नहीं, ये समझो प्रियंका चोपड़ा की आखिरी पिक्चर कौन सी आई है, अभी तो कहाँ मिल रहा है उसको? सीरीज उसकी तो कर रही है सीरीज चल रही है वो। क्या ही सीरीज कर, कुछ नाम भी नहीं आ रहा। सारी तो याद flop भी नहीं होते है। हैं। हाँ, क्वांटिको के बाद सब फ्लॉप ही हुआ उसका। Saturday तो अब ये में flop समझो, हुआ उसका। तो ये समझो फिल्म इंडस्ट्री डूब रही है, म्यूजिक इंडस्ट्री डूब रही है, इन आर्टिस्टों के पास पैसा कमाने का जरिया क्या है? निक जोनस एक रीजन हो सकता है मे अरे कहाँ से वो भी कहाँ से कमा? कहाँ से आए यार? या उसके शोज तो चल ही रहे ना, निक जोनस के शोज तो चल ही रहे हैं, सेइंग कि इसको shows तो कर ही सपोर्ट रहा है। करने के पीछे कोई रीजन हो सकता है। नहीं ऐसा देखो इसके पीछे इसको सपोर्ट करने का मेरे को जो सबसे बड़ा यही वाला reason scene दिखता है वो था। डीडी दिखता है अभी तक। पर्सनली डीडी ही सबसे बड़ा मुझे कारण दिखता है कि ये, और कारण भी क्या, ये सारे वही लोग क्यों आए इसमें। अच्छा ये बताओ, इसमें वो लोग क्यों नहीं आए जिनका डीडी से कोई कनेक्शन नहीं है? हाँ
एक भी इंसान ऐसा क्यों नहीं था इसके अंदर, डीडी से कोई कनेक्शन नहीं, डीडी की पार्टी में नाम नहीं आया, ऐसा कोई बंदा क्यों नहीं इसके अंदर? क्योंकि उनके किसी बंदे के पास उन लोगों के ऊपर कोई डर्ट नहीं है जैसे इन लोगों के पास है। ये जैसे डीडी की हो पार्टी सकता से है, कनेक्टेड हो है, सकता है। तो एक चीज But है, फिर वही वाली कनेक्शन बात है है ना जहाँ से कि यहाँ पे आप फिर एमएनएम का नाम क्यों है? लिंक कर सकते हैं ना यार। नहीं नहीं, देखो एमएनएम ऐसा होता है ना, आप थे तो उसी कैटेगरी में, आप थे तो उसी फील्ड में, डीडी कोई बाहर का बंदा थोड़ी था। डीडी भी एमएनएम के साइड में ही रहता था यार, ज्यादा दूर थोड़ी रहता था, दोनों ईस्ट साइड के थे। और एक बार वो टूपाक और उनका वॉर खत्म हो गया था, उसके बाद थोड़ा कोई ईस्ट और वेस्ट कोस्ट में वॉर, फिर तो दोनों साथ मिलके काम करते थे। एमिनेम की जो वीडियो है, जेजी कहाँ का था, जेजी के साथ गाना है रेनेगेड, उसके जो लाइव परफॉर्मेंस है वो कहाँ है? मैनहट्टन के अंदर किसी टावर के ऊपर खड़े होकर, न्यूयॉर्क के अंदर वीडियो है पूरी, तो वो जाते रहते थे। और अगर एमिनेम जेजी के साथ गाना बना रहा, हो ही नहीं सकता कि डीडी से ना मिले। और क्या, डीडी बेस्ट फ्रेंड है जेजी का। एमिनेम ने खुद Beyonce से ना मिले, एमिनेम ने खुद अपने गानों में डीडी को इतनी बार डिस किया और तारीफें भी करी है, माफी भी मांगी, ऐसा नहीं है, खेलता रहता था उससे। वो लिंक्स तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं होंगे ना, जान पहचान तो है ही, बातचीत तो होगी। हाँ, तो फिर वही है कि अगर एमिनेम आगे खुल के सपोर्ट करे कमला हैरिस को, तो बहुत बड़ा रीजन है कि उसको या तो फोर्स करे, पैसे तो खैर दिए ही है, बट हो सकता है नहीं, ये भी अभी कॉन्स्पिरेसी चल रही है, एक लिस्ट निकली है इंस्टाग्राम के ऊपर। rumored। हाँ, रूमर्ड है, कंफर्म्ड नहीं रिपोर्ट, बट क्या चल रहा है देखो, रूमर तभी निकलता है जब कहीं पे When कुछ there's a चिंगारी, fire, हाँ yes. चिंगारी होगी तभी आग निकलेगी। there's no smoke without हाँ। fire। हाँ क्या निकला है? $10 मिलियन हाईएस्ट अमाउंट था जो बियॉन्से को मिला है। उसके बाद सबको, किसी को 3.6 मिलियन, उसमें से एमिनेम का था 1.8 मिलियन। जो रोगन ने कहा 3 मिनट खड़े होके फोन से पढ़ के कुछ बोलना है और मेरे को दे रहे हो तुम 1.8 मिलियन, 7 करोड़ रुपया। भाई मैं आ रहा हूँ, और 3 मिनट का 7 करोड़, आ रहा हूँ, अब भी आ रहा हूँ भाई। यार यही तो बात है ना, अभी जो मैं वही कह रही थी कि अगर 3 मिनट का कोई मेरे को भी 1.8 मिलियन दे रहा होगा, तब भी मैं अपने उन फैंस के बारे में सोचूंगी जो शायद वो मेरी बात को बिना किसी सर पैर के समझते हैं। तो इसीलिए वो मेरे रूमर्ड है लिए- ना, इसीलिए वो रूमर्ड है। मेरे लिए फॉर मी समबडी लाइक मी, मतलब अगर मैं एमिनेम की फैन हूँ तो, और अगर मेरे को उसके अलावा किसी की बात नहीं समझ आती और वो जाके स्टेज पे कह रहा है कि नहीं मैं कमला हैरिस को सपोर्ट करता हूँ, तो मैं भी शायद उसको सपोर्ट करने लग जाऊंगी। हाँ हाँ, तो देखो, अगर ऐसा है ना, मेरे लिए बहुत डिसबिलीफ था कि भाई वो क्यों जाके कर रहा है। देखो, बट यही बात है ना कि हमने मैं माना हूँ एमिनेम का फैन पहली चीज, लेकिन अगर किसी आर्टिस्ट को तुम सुनते हो ना, उसका ये मतलब नहीं है कि तुम उनसे और उनकी बातों को अपने अपने आप नहीं, पर लेकिन इन्फ्लुएंस करो। कुछ ये लोग आप होते हो हैं, ना, कुछ लोग बहुत- होते हैं। लोग यार करते हाँ, हैं, लोग करते हैं, लेकिन ऐसा fans करना ऐसे- नहीं चाहिए। सेम अरे, चीज that you can see, मैं आपकी बात से कंप्लीटली अग्री करती हूँ कि आप किसी इंसान को उसके आर्ट के लिए फॉलो कर रहे हो, दैट इज नाइस। अगर आप उसके पॉलिटिकल व्यूज के लिए आपको वो नहीं किसी करना आर्टिस्ट को चाहिए। नहीं फॉलो करना चाहिए, बट दैट्स नॉट influence हाउ तो है ना। ना। हाँ, इन्फ्लुएंस होती है ना। अब ये लोगों की समझने वाली चीज है, जैसे हमने पहले बात करी, वोटर भी चूतिया है, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। तो वही तो बात है ना सारी, कि फैंस भी तो होते ही ना। अगर ये आप हो, आप एज अ पर्सन हो सकता हो ऐसे हो कि आप किसी आर्टिस्ट के, अपने फेवरेट आर्टिस्ट के पॉलिटिकल ओपिनियंस को नहीं फॉलो कर रहे हो, बट यूजुअल लोग नहीं वही तो होते चीज है ना, वही तो चीजें तो वही तो लोग पिघल जाते हैं, कटवाते हैं। वही तो पिघल जाते हैं, वही अपना कटवा लेते हैं। तो अब बात भी कौन से देश की कर रहे हो, वो भी सोचो। पता चला वहाँ तो कटवा के कह रहा पूरा कटवाओ, जेंडर ही चेंज भाई साहब, खत्म कर दो। बट ठीक है, अब ट्रम्प आ गए तो ऐसा वो जो बीमारी फैल गई थी बहुत ये सब तो कम वो करेगा control भाई, में ये तो शायद पूरा अब प्रॉपर control में आएगा। अब शायद वहाँ पर इस तरह के मैं तो इस ऑपरेशन, सोल रीजन की वजह से सपोर्ट करता हूँ इस इंसान को। हाँ वो बहुत जरूरी है, हाँ, ये तो है। क्योंकि वो बीमारी अब धीरे धीरे पूरे देश में फैल रही है। यूरोप में आज एक लॉन वो मस्क ने बीमारी इंडिया में भी आ रही है अभी। आ चुकी है, आ चुकी है। धीरे-धीरे- संजय धीरे-धीरे- बांगड़ का जो धीरे-धीरे बेटा बन रही है, है। संजय बांगड़ का जो बेटा है, आई गेस 14 या 15 इयर्स ओल्ड, जो हाँ जैसे चेंज कराया है अभी, हाँ 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 हाँ, फोटोज वगैरह, वो 14 अभी उसने अभी जेंडर चेंज ऑपरेशन 14 साल का? या संजय बांगर जो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के जो बैटिंग कोच। हाँ बैटिंग को कमेंटेटर भी रह चुके हैं वो, और उनके बेटा था ना शायद से, बेटा, या। हाँ बेटा आन्या, अच्छा, संजय बांगर्स चाइल्ड आन्या डिस्कसेस हर ट्रांसजेंडर जर्नी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन क्रिकेट। क्या क्रिकेट पे इम्पैक्ट है भाई ना, वो तुम ना impact नहीं, बॉयज की टीम में खेल खत्म- सकते हो ना तुम वुमेन्स की टीम में खेल सकते हो। मुझे नहीं समझ में आ रहा ये क्यों कर रहे गलत है हैं। भाई, करियर, लेगेसी, सब खत्म, सब खत्म, सब गलत है खत्म, भाई, ये ऐसे नहीं Fan of होनी 6 चाहिए। months सब भाई। खत्म। तो ये था, और ये चीज़ ऐसा नहीं कि बाहर नहीं फैल नहीं रही है। यूरोप के अंदर इस समय देखो, यूरोप और यूएस के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स आर मेजरली रिस्पॉन्सिबल। टीचर्स भी हैं भाई, नो, टीचर्स भी I think हैं। it's a मेरे को एक cultural बात बताओ, मैं influence. बोलता हूँ ना कि
मैनकाइंड को, जैसे मैं बहुत टाइम से बोलता हूँ कि मैनकाइंड को ना वॉर बहुत जरूरी होता है टाइम टू टाइम, क्योंकि नहीं होना तो लोग पागल होने पॉइंट लगते हैं, है, ठीक है। लोगों को समझ 100 नहीं साल आती। पहले 50 साल पहले कोई इंसान आपको आगे बोलता था क्या कि भाई मेरे अंदर एक लड़की की बॉडी है, मेरे को वाइब नहीं आ रही, ठीक है। लोगों पे खाने के पैसे नहीं होते, लोगों पे फैमिली वाले का पैसा नहीं होता, लोगों पे डेली लाइफ टाइम में इतना बिजी रहते थे लोग कि उनके पास ये सब पागलपना सोचने के लिए टाइम नहीं होता था, बंदे को घर पे अपने बिकॉज खाना दे वर पहुंचाना। जेंडर स्पेसिफिक रूल्स एंड पीपल वर सो बिजी इन दैट। अभी लोगों पे इतना टाइम और इतना खालीपन है कि लोगों के दिमाग में सिर्फ कचड़ा भरा हुआ है। लोग ना मतलब कम्युनिटी वाइज नहीं सोचते, अपने पर्सनल पे सोचते हैं, ये चीज है। ये अगर वाला बंदा थॉट प्रोसेस मेरे को एकदम समझ नहीं आता। बंदे अगर दूसरे बंदे के लिए भी सोच लेना कि हाँ भाई अगर मैं ऐसा हूँ और दूसरा बंदा ऐसा है, अगर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है तो या तो बात ना करो या तो कॉन्फ्लिक्ट सुलझा लो। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि भाई अगर तेरे पे है तो तेरे को मारूंगा और मैं अपना करूंगा। No, this ये also तो गलत होती schooling is also responsible, but मेरे हिसाब से जो सराउंडिंग है या जो लोग But के मेरे बीच को में आप ऐसा- बैठ रहे हो वो मेजर, हाँ, कल्चरल इन्फ्लुएंस। बिकॉज अगर मेरा फ्रेंड कोई आके मेरे से ये बोलता है दैट आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, ऑब्वियसली आई टॉक टू हिम फॉर अ स्पैन ऑफ टाइम, बट मैं उसको ये अलाउ नहीं करूंगा करने को, बिकॉज तुम अपना पूरा फ्यूचर, अपनी पूरा ब्लड लाइन सब कुछ रुइन कर अरे यार ये देखो, अभी हम पहले भी अंदर बात कर रहे थे कि यूएस में टीचर्स, ट्रम्प का ही मेन मोटिव सबसे पहला ये है कि वो उनकी स्कूलिंग सही करेगा, दो जेंडर से पढ़ाएंगे। दो जेंडर ही बताएगा कि ये दो ही हैं, इनके Obviously, अलावा अगर उन्हें बड़े होके आफ्टर हाई वही स्कूल तो, और समथिंग बच्चा जब अगर- उनके पास मोरल सेंस आ जाता है तब उन्हें रियलाइज होता है दैट समथिंग इज रॉन्ग विद वही तो, अब बच्चा सीखेगा you're वही open कि to तीन choose है भाई, अब तीन है कि एक मैं हूँ, एक दूसरा मेरा ऑपोजिट जेंडर और तीसरा जो मैं बन सकता हूँ, मेरे पास चांस है बनने का और कुछ और नया ट्राई करने का। विकसित हो सकता हूँ मैं, पोकेमॉन हूँ मैं। एक चीज है ना, मैं मैं एक बात बता रहा हूँ, बहुत पहले ऐसे बहुत केसेस होते थे। अगर मैं अपने मतलब अगर मैं किसी बच्चे को ये बोलने लगूं 4 साल की उम्र से कि भाई तू सुपरमैन है, उड़ सकता है, हाँ। ठीक है, वो अगले दिन जैसे छलांग लगाएगा जैसे ही बिल्डिंग वो से। चलने लगेगा भाई वो खिड़की से कूद जाएगा। वो छलांग ठीक लगाएगा। है, इट्स अ वेरी बिग थिंग यार। अभी मैं अगर बच्चे को यही बोलना शुरू कर दूं कि भाई तू है ही गे, तू है ही गे, वो बन गया, वो तू गे बन गया भाई। बन गया वो। तुम बच्चे को कैसे शेप करते हो, साइकोलॉजी क्या है भाई, इतना बड़ा जो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है हमारे पास कि इंसान को फिजिकल टच उसी को चाहिए होता है जो जिसको प्यार नहीं मिला हो बचपन में, ये सब चीजें वहीं से डेवलप होती हैं, ठीक है। सो अगर मैं किसी को बता ही देता हूँ कि भाई तू है ही गे, तो उसको कैसे अट्रैक्शन होगा किसी और जेंडर से, मेरे को ये बात बताओ। वही बात है, सही इन बात। सबके साथ साथ भाई साहब वो गे तो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन साथ में भगवान की एथिक्स भी छीन रहे हैं वहाँ पे। नहीं, वो Jesus बहुत Christ वाली डिफरेंट चीज है। देखो यूएस के अंदर हमारे हिंदुइज्म के अंदर अलाउड है। हमारे हिंदुइज्म ना शराब रोकता है, ना माल रोकता है, ना सिगरेट रोकता है, ना ट्रांस रोकता है। हमारा धर्म ये तक कहता है कि भाई अगर तुम्हारे सामने गाड़ी भी है ना, नॉन लिविंग थिंग भी है, पूजा करो उसकी, उसमें भगवान मिलेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा साधन है, तुम्हें कहीं लेके जा रही है। वो कहती है कैमरा खरीद के लाते हो, अगर ये तुम्हारी रोजी रोटी, इसकी पूजा करो। हिंदुइज्म कहता है हर चीज में भगवान है। क्रिश्चियनिटी ऐसा नहीं कहता। क्रिश्चियनिटी कहता गॉड एक है, और उनके डिसाइपल ने जो है रूल्स लिखे हैं कि इस तरीके से आपको अपनी लाइफ जीनी चाहिए। वो भी गलत नहीं है उसके अंदर, लेकिन ये कहा जाता है जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के अंदर भी सेम चीज़ है, उनके अंदर LGBTQ और ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है। इनफैक्ट इस्लाम में तो हराम है ये सब। हाँ, उसमें भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है। क्रिश्चियनिटी के अंदर भी अलाउड नहीं है। अगर आप गे हो तो क्रिश्चियन नहीं हो सकते। तो अगर आप गे पढ़ा रहे हो बच्चे को, तो आप क्रिश्चियनिटी कैसे पढ़ाओगे? क्रिश्चियनिटी तो काटती है उसको रिवर्स में, उल्टा। एग्जैक्टली, तो पढ़ाओगे कैसे उनको वो चीज़? तो वो बात है वहां पर कि क्यों भगवान को हटाना पड़ेगा उस चीज़ को पिलाने के लिए। तो अब हमें धीरे धीरे ना इन्हीं चीज़ों से समझ आता है कि आने वाली जनरेशन ऐसी क्यों है, हाँ। उनके साथ ऐसा क्या हुआ है कि वो ऐसी नहीं, उसका कारण इन्होंने सही दिया था, वॉर। तुम ये समझो, ये मैं पता नहीं कहाँ पढ़ रहा था, किसी बंदे ने कहा, और बहुत सही बात बोली उसने, कहा अगर आप कभी हिस्ट्री को उठा के देखोगे ना, पिछले 10,000 साल की हिस्ट्री देखोगे, कोई ऐसी सेंचुरी में आप नहीं मिलेगा जहां पर कि हर विदिन 10 to 15 ईयर्स कहीं पे कोई वॉर ना हो रहा हो, और उस एक वॉर से पूरी धरती पे सब इफेक्ट हो रहे हो। आपने वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 नाम इसलिए दे दिया क्योंकि उसमें अमेरिका, यूरोप इन्वॉल्व हो गया। कि उससे पहले के जो वॉर हुए हैं, जो एशिया के अंदर वॉर हैं, वो वर्ल्ड वॉर नहीं थे जिसमें सारे देश लड़े हैं। चाइना जापान के बीच में वॉर हुए, वॉर नहीं थे। तो क्योंकि यूरोप है, यूएस है, तो भैया हमारे नाम पे तो वर्ल्ड वॉर होना चाहिए कि हम वर्ल्ड हैं, बाकी तो सब ऐसे ही आए हैं धरती पे। उनका वो सिस्टम रहता है। लेकिन हर 10 साल 20 साल में वॉर हुए हैं। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में कितने साल का अंतर था? 20 साल का वॉर हो गया फिर से। उसके बीच में क्या वॉर नहीं हुए? उसके बीच में ही जापान, चाइना वाइना सब पे अटैक कर रहा था।
पर्ल हार्बर भी उसी टाइम पे हुआ था। पर्ल हार्बर 1942 में हुआ था। पर्ल हार्बर वर्ल्ड वॉर शुरू होने के बाद हुआ था। वही तो कह रहा हूँ, वर्ल्ड वॉर के बाद ही तो शुरू हुआ, जब शांत हो गई थी चीजें हल्की सी। कहाँ? 2 के बाद। वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में पर्ल हार्बर हुआ भाई, तभी यूएस आया, वरना यूएस आने का सेंस क्या है वर्ल्ड वॉर में? कौन इंस्टाग्राम पे न्यूज़ देखना बंद करो। ये हमारे पैनल पे ना बहुत बुरी आदत लगी हुई है, और इसी आदत को बंद करने के लिए हमने पॉपुलेशन कंपनी शुरू करी है कि अब इंस्टाग्राम फेसबुक जगहों से न्यूज़ ना लें, हमसे लें। पर मीडिया इंडस्ट्री मीडिया भूल जाए, अब हम देंगे न्यूज़ आपको। तो ज्ञान भी चाहिए, यहीं मिलेगा, इंसाइक्लोपीडिया भी यहीं मिलेगी, सब कुछ यहीं मिलेगा। पॉपुलेशन के नाम पे बिल्डिंग खड़ी कर देंगे, और जो पढ़ने नहीं आएगा उसे मार के लाके पढ़ाएंगे। तो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बीच में भी यही अंतर था। कितना टाइम था? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के वॉर नहीं हुए। कोरियन वॉर, इजराइल, लेबनान, सीरिया, इंडिया पाकिस्तान का इंडिया पाकिस्तान वॉर, इंडिया बांग्लादेश वॉर, बांग्लादेश वॉर, इंडिया नहीं था, इंडिया तो बचाया जाके, बांग्लादेश वॉर, श्रीलंकन वॉर, उसके बाद आपका ये जो इधर हुआ था वियतनाम वॉर, उसके बाद अफगानिस्तान में 2 बार वॉर हो गया। एक बार सोवियत यूनियन ने अटैक कर दिया, एक बार इसने अटैक कर दिया यूएस ने। इराक वॉर, ईरान में वॉर नहीं हुआ था, ईरान और इराक का गल्फ वॉर, जहां सद्दाम हुसैन से लड़ाई हुई थी। फिर उसके बाद कौन से, यूक्रेन रशिया वॉर अभी चल रहा है, पैलेस्तीन, 11 वॉर हो चुके हैं। बट जब तक अमेरिका नहीं आएगा तब तक वर्ल्ड वॉर नहीं माना जाएगा। और इनफैक्ट अभी भी जो 2-3 चल रहे हैं। हाँ, और इससे प्रॉब्लम क्या हुई है, क्योंकि जो बड़े बड़े देश है ना, ये सारे वॉर देख रहे हो छोटे छोटे देशों में, ये बड़े देशों में नहीं गए हैं। तो बड़े देशों में क्या हो गया, पहले एक ब्रदरहुड होता था लड़कों में, ठीक है, कि हमें प्रोटेक्ट करना, प्रोवाइड करना। आज की डेट में वो वॉर नहीं लड़ रहे हैं, वहां पर उनको सर्व ही नहीं करना पड़ रहा है, उनको पता ही नहीं है हार्डशिप होती क्या है। जो हार्डशिप करके आते हैं अफगानिस्तान वगैरह से, वो अलग ही बिल्ट होते हैं, उनका दिमाग ही अलग होता है, वो अलग तरीके से पूरा बिहेव करते हैं। जहां पर बात आती है कि आजकल की जनरेशन है वहाँ की जेनजी वगैरह, वो क्या कर रही है, कोर ट्रेड्स निकल जाते हैं, कोर ट्रेड्स खत्म हो गए हैं, उनको पता ही नहीं। अमेरिका का फ्लैग जला रहे हैं भाई, इंडिया के अंदर इंडिया का फ्लैग जला रहे हो भाई, तुम कॉलेज के स्टूडेंट हो, तुम यहाँ पैदा हुए सब, तो अभी पता भी नहीं है कि दुनिया चलती कैसे है, और तुम कह रहे हो भारत बेकार है, अमेरिका बेकार है। ऐसे लोगों को मिडिल ईस्ट में डाल दो। हाँ, जाओ तुम ईरान इराक में रहो भाई, तुम वहाँ ईरान में रहो, देखो वहां पर वो पुलिस आएगी बुरखा वाली मारे जाएगी तुम्हें वहाँ। सबसे अभी नई नई चीजें चल रही है, कनाडा में खालिस्तानी कैनेडियंस को निकाल रहे हैं बाहर। हाँ, ये होना है। कनाडा में तो अलग ही सीन चल रहा है, वहाँ तुम खालिस्तानी का फ्लैग नहीं जला सकते, और बाकी कुछ भी कर दो, कनाडा का फ्लैग जला दो, फ्री क्या होगा? अरे द थिंग इज कि क्योंकि कनाडा के अंदर आप किसी भी गुरुद्वारे में चले जाओ ना, वहाँ पे स्लोगन्स लिखे हुए हैं प्रॉपर, वी आर खालिस्तानीज, वी आर खालिस्तानीज। यहाँ पे प्रॉपर लाइक वहाँ के जो गुरुद्वारे बन गए ना, इट्स एक्चुअली अ मीडियम फॉर देम टू सॉर्ट ऑफ सपोर्ट खालिस्तान। फंडिंग आ रही है ना वहीं से। ये इसीलिए देखो यूएस के अंदर, कनाडा में उससे मैं ऐसे प्रॉपर लेजिट वीडियो बना के भेजी थी। यूएस के अंदर ट्रम्प आना इसीलिए सेफ हो गया, क्योंकि अगर ट्रम्प नहीं होता और अभी भी ये डेमोक्रेट पार्टी वहां रहती, एक ही चीज होती है, और वो था सिविल वॉर। ब्रिटेन कगार पे है, फ्रांस कगार पे है, जर्मनी कगार पे, जर्मनी तो लिटरली डिमांड हो रहा है अब शरिया लाओ, शरिया लाओ, शरिया लाओ। ये ठीक है, कॉमन कॉमन हो चुकी है पोर्चुगल यार। पोलैंड वगैरह तो बैन भी कर दिया। पोलैंड तो सबसे सही देश था इसलिए बैन कर, स्पेन, पोर्चुगल, फ्रांस भी खत्म है, ब्रिटेन। ट्रंप ने इलेक्शन के कैंपेन के टाइम पे बोला था, आई विल नॉट लेट दिस हैपन टू अमेरिका, लुक एट ब्रिटेन, लुक एट फ्रांस, दे आर अनरिकॉग्नाइजेबल राइट नाउ। वो पहचान में नहीं आते वो शहर आज के। तो बर्मिंघम चले जाओ, मतलब एक जमाने पीकी ब्लाइंडर वहां पे होते थे, आज तुम जाओ सारे बुरखे में घूम रही है लड़कियां। तुम बर्मिंघम में तो जो लोकल्स हैं ब्रिटिशर्स, उनको मना कर दिया कि यू आर नॉट, हाँ, आपको अलाउड नहीं जाना। स्वीडन के अंदर हो रहा है, स्वीडन के अंदर तुम देखना अभी क्या पता लग रहा है, वहां पे इंडियंस का रिकॉर्ड आउटफ्लो हो रहा है स्वीडन से। लोग कह रहे हैं कि नहीं, लोग जो है इंडिया वापस आ रहे हैं, इंडिया लोग वापस नहीं आ रहे हैं। वहां पर लोगों का ये हो गया कि भाई यहाँ पे इतने ज्यादा मिडिल ईस्ट के इमिग्रेंट्स भर गए हैं, हम अनसेफ फील करते हैं स्वीडन में, और हम निकल रहे हैं स्वीडन से, हम जा रहे हैं पोलैंड रहने। इनफैक्ट स्वीडन से स्वीडिश लोग भाग रहे हैं कि अब हमें भैया हैं सेफ यार। एक इसी तरीके से तो ये अपने लॉ लेके आ जाते हैं, जब वहाँ के लोगों को डरा दिया उन्होंने। हाँ, ये तो वहाँ के लोग अपने यहाँ पे भागे, तो उन लोगों ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी ना। तुम्हें किसने बोला था दरवाजा खोल के इमिग्रेंट्स अंदर लाने के लिए? है ना, जो ब्रिटेन ने अपने टाइम पे करी थी। जो वहाँ के लंदन देखो लोकल आजकल लोग हैं, इतना उनकी प्रॉब्लम है, उनका इशू है। मतलब जो गवर्नमेंट में बैठा है वो तो ऑब्वियसली दे आर लेटिंग इमिग्रेंट्स इन, की उनको वोट मिलेगा, ठीक है, पर जो लोकल्स हैं उनको स्टैंड लेना पड़ेगा एक एटलीस्ट। तो ये होगा। ब्रिटेन में भी क्या हुआ, ब्रिटेन में 3 महीने पहले राइट्स हुए बहुत भयंकर लेवल पे, और जिस बंदे की वजह से राइट्स हुए हैं, जिस बंदे ने इंस्टिगेट करा था, उसको भी जेल में डाल दिया, टॉमी रॉबिन्सन को। और वहां पर है लेफ्ट सरकार, और पूरे के पूरे ट्विटर के ऊपर कैंपेन चल रहा है कि हमारे बंदे को बाहर। और
लेफ्ट को लगता है कि तुम जेल में डाल के ना बंदे को चुप कर दोगे, उल्टा होता है। समझ नहीं रहे हो, तो वो और एम्पलीफाई हो गया है। अब उसको हर मीडिया ने दिखाना शुरू कर दिया है भाई, जो पहले उसको कतरा रहे थे ना उसको दिखाने से, नेगेटिव पब्लिसिटी। नेगेटिव पब्लिसिटी, अब हर न्यूज चैनल उसको दिखा रहा है और उनकी टीआरपी भाग रही है, लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं कि भाई जो देख रहा है ना वो इन्फ्लुएंस भी हो रहा है। ब्रिटेन एक स्लीपिंग जाइंट है एक तरीके से। स्लीपिंग जाइंट मैं मानता हूँ, यार, स्लीपिंग वो backend टाइम है। बॉम्ब है वो। वो अगर उनको तुमने वापस भेज दिया ना पिछले 50 साल पीछे, तो वो तुम्हें अच्छे से समझा देंगे वॉर कैसी होती है। विंस्टन चर्चिल तक वाले जमाने में ले जाओ उनको, बट वही है ना वहां पर अच्छा नहीं ना द प्रॉब्लम इज आई एम नॉट अगेंस्ट ये जो चीजें हो रही है, बट द थिंग इज कि जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है जिनको तुम अपना घर बोलते हो, इस्लाम का घर, उन लोगों ने सीधा बोल रखा है कि हम इस कचड़े को हाँ, अपने पास रखेंगे ही नहीं, खुद नहीं रखते। कचड़ा बोला है। भाई सऊदी अरेबिया देखो भाई, इतना बढ़िया देश है सऊदी अरेबिया, वहाँ का किंग इतना बढ़िया है, उसका जो प्रिंस आया है उसने अभी वहाँ पे जेनिफर लोपेज का शो करवाया। हाँ, फैशन शो में कंट्री को बोला था। भाई उसने यही बोला कि देखो यार हमें दुनिया के साथ टाइम के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें मॉडर्न इस्लाम को अपनाना पड़ेगा। गलती नहीं है, वो सही कर रहा है, बट वो ये कह रहा है कि भाई जहां पर ये लोग सिर्फ मार काट धार की बात करते हैं, मैं इनको क्यों लेकर आऊं अपने देश में यार? मॉडर्न इस्लाम ओनली, हर रिलीजन इवॉल्व हुआ है। अगर आप हिंदुइज्म को ही देख लो, हिंदुइज्म में ड्रेसिंग ऐसे होती थी जैसे हम अभी बैठे हैं। हाँ, इवॉल्व हुए नो, ऑब्वियसली नो, बट कोई इसके अगेंस्ट खड़ा हुआ नहीं। वी प्रोग्रेस विद टाइम यार। और कुछ लोग हैं भी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग बहुत पुराने जमाने में ही बैठ गए हैं और वो वहां पे इवॉल्व नहीं you होना can चाह रहे, और always- इनफैक्ट जो लोग इवॉल्व हो रहे हैं उनको पढ़ के खींच रहे हैं कि You नहीं can नहीं always साला connect with your roots ना। Yes. हम अपने फेस्टिवल्स पे क्या करते हैं, कैसे ड्रेसिंग करते हैं, हाउ पूजा कैसे करते हैं, हाँ, तो हम- roots तो रहेगा of ही ना। course. बट जो ये रिलीजन है ये इवॉल्व करना ही नहीं आगे बढ़ना ही नहीं और चाहता इनफैक्ट यार। जो आगे बढ़ रहा रिलीजन चाहता है इवॉल्व करना, ऐसा नहीं लोगों ने स्टेप्स नहीं लिए। अब तुम बताओ धरती पे इस समय सबसे बेस्ट सिटी टू लिव कौन सी है? दुबई। टोक्यो, दुबई। दुबई। टोक्यो में भाई Islamics तुम है यार। घुट जाओगे, तुम्हें पता है टोक्यो में तुम्हें जितना बड़ा किचन होगा ना हमारा, I know. हाँ उतने बड़ा तुम्हें किचन मिलेगा दिल्ली के अंदर एक जितना में और वो फ्लैट मिल जाएगा। बेस्ट पता है क्यों है? क्योंकि वहाँ पे टैक्स करते हैं। टैक्स नहीं, नहीं टैक्स नहीं टैक्स की बात नहीं है, टैक्स से कोई लेना देना नहीं है। टैक्स भी तो कम है वहाँ पे यार। टैक्स से लेना देना नहीं होता भाई। मैं hub अगर हो गया अमीर हूं ना, मैं सबसे पहले टैक्स नहीं देखूंगा, मैं सबसे पहले देखूंगा क्राइम फ्री है कि नहीं है। मैं हाथ में 1.5 करोड़ की घड़ी पहन के सड़क पे घूम सकता हूँ कि ऐसे नहीं तो घूम मोनाको सकता? भी आएगा। क्या मोनाको भी आएगा। तो मोनाको लेकिन इस्लामिक कंट्री नहीं है ना, नहीं है ना। बट तू रह सकता है वहां जाके, अब पैसा नहीं है तो कैसे रहूंगा? बट तू दुबई रह सकता है ना जाके। नहीं दुबई में बात ही नहीं है। कमरे में रहूंगा, क्या फायदा? मोनाको के अंदर एक फ्लैट का रेंट है वहां पर कम से कम 4 से 5 लाख रुपए। मोनाको की चीज ही अलग है। हाँ। तो प्रॉपर अरे वहाँ but यहाँ ये पूरी कंट्रोल कैसे- कॉन्टेक्स्ट ये था ना तुम कि बात कोई ही- भी ऐसी नहीं कंटेक्स्ट वो नहीं है, कंटेक्स्ट ये है कि भाई तुम कंपेयर कर रहे हो दो ऐसी चीजों को जिसका कोई तालमेल नहीं है। मोनाको सिटी बनी है बिलियनर्स के लिए, दुबई सिटी बनी है बिजनेस के लिए। दुबई के अंदर तुम्हें रेंट पड़ जाएगा 40,000 रुपए, मोनाको में पड़ेगा 4 लाख रुपए, क्या अफोर्ड कर सकते वो हो? भी नहीं है। दुबई इज करेंटली ग्लोबल हब ग्लोबल हब हर चीज का क्यों है तो इस्लामिक देश ही ना। क्या वहां के लोगों ने इवॉल्व नहीं किया? क्या वहां के लोग क्या बोलता है? एंटरटेनमेंट के अपने बेसिस पे बना रहे हो। नहीं एंटरटेनमेंट कुछ नहीं है, वहाँ बिजनेस है भाई सिर्फ, और कुछ नहीं है। पूरी दुनिया की क्रिप्टो कंपनीज वहां से कॉपरेट करती हैं। पूरा का पूरा फाइनेंशियल सेंटर न्यूयॉर्क के बाद दुनिया का कोई सबसे बड़ा फाइनेंशियल सेंटर है दुबई है। और उसके बाद कौन बन रहा है? जेडा बन रहा है। जेडा कहाँ है? सऊदी अरेबिया। तो ऐसा नहीं कि वहाँ कंट्रीज इवॉल्व नहीं करना चाहती, लीडर्स ऐसे आने चाहिए जो इवॉल्व कर सके। MBS की डॉक्यूमेंट्री है, मैंने देखी थी वो। हाँ ठीक है, जिसमें उसका दिखाया द डबल फेस्ड प्रिंस ऐसे करके। वो इंसान कितना लड़ रहा है अपने खानदान में सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि उसकी जनता को एक नई दुनिया में। उसने सीधा ये बोल दिया था कि हमारे ऑयल रिजर्व्स एक टाइम पे खत्म हो ही जाएंगे, एटलीस्ट ऑयल का यूसेज भी कम हो जाएगा, तो आई नीड टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज फॉर माय ओन और ये कितनी प्रोग्रेसिव बात भी अगर आप किसी भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज को देखो तो आई डोंट थिंक कि MBS के अलावा कोई ये कर भी रहा है, बिकॉज दे आर नॉट इवन ट्राइंग टू इवॉल्व। UAE वाले कर चुके हैं, कंफर्ट जोन पता है ना, एक UAE वाले कर चुके हैं। दैट इज द प्रॉब्लम विद मिडिल ईस्ट। देखो UAE वाले कर चुके हैं। अगर तुम सबसे लिबरल इस्लामिक कंट्रीज में से देखोगे, पता कौन सी है? जॉर्डन। कभी जॉर्डन देखना, जिसको कहा जाता है कि यहाँ प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म हुआ था। उस देश में बुर्का बैंड है, ठीक है। तुम जाओ ऊपर, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, वहाँ जाओ, वहाँ भी तो इस्लाम है। क्या वो लोग आगे नहीं बढ़ रहे? अजरबैजान क्या बना रखा है उन लोगों ने? आज के में जाके कभी बकू घूमो, रेस होती है ऊपर से रेस होती है F1 की। हाँ। उससे एंशिएंट सिटी शायद कोई है नहीं जहां पर अभी भी किला शहर के बीच में से काटता हुआ निकलता है और उस किले के अंदर से रेस होती है। लेकिन क्या वो देश ग्रो नहीं कर रहा है ना? दुबई भी कर रहा है ना। बट यही बात है कि उनको पता है कि हमें किसको आने देना है, किसको नहीं आने देना। दुबई का एक मिनिस्टर था, उसने कम से कम 6-7 साल पहले बात बोली थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उससे पूछा गया जब सीरिया के अंदर पूरा का पूरा क्राइसिस शुरू हुआ, जब उन्होंने अंदर घुसाना शुरू किया इमिग्रेंट्स को,
तब एक प्रेस ने, यूएस वाली प्रेस ने आके पूछा यूए के किसी मिनिस्टर से, कहता आप लोग क्यों, हम लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं आपके मिडिल ईस्ट के लोगों को, हम इतना रेफ्यूज दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, आप लोगों में इंसानियत नहीं है 1% की भी कि आप लोग जो है इस्लामिक देश होते हुए भी इस्लामिक इमिग्रेंट्स को अंदर नहीं ले रहे हो? उसने एक ही बात बोली, कहता मैडम, उसने अंग्रेजी में बोला, कहता आई विल आंसर दिस इन इंग्लिश सो दैट इट गोज ऑन रिकॉर्ड, सो दैट एवरीबॉडी कैन हियर इट। हाँ, कहता ये जो आपका जो पागलपन है ना, कल्चरल डाइवर्सिटी और ये सब इक्वालिटी और ये सब, ये जो पागलपन है ना, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, आपको अभी आज की डेट में क्या मिलता है कि सबसे ज्यादा जो टेररिस्ट हैं वो कहाँ से आते हैं? मिडिल ईस्ट से। आने वाले 10 साल के अंदर आपको सुनाई देगा कि सबसे ज्यादा टेररिस्ट आएंगे यूरोप से, क्योंकि आप जिसको अंदर ले रहे हो ना, हम उनकी नीयत जानते हैं और तो हम इस धर्म को जानते हैं इतने अच्छे से कि हमें पता है कि इसको कैसे सही करना है, आगे कैसे इसको कैरी करना है। आप जिनको अंदर ले रहे हो ना, वो नहीं जानते और इसलिए हम उनको अंदर लेना नहीं चाहते। तो आने वाले टाइम में आप पे बहुत भारी पड़ने वाला है। हम तो नहीं लेंगे, हम वो और चीज अभी भी हमास का जब कांड हुआ, सऊदी अरेबिया, यूएस हमने मना कर दिया, हम नहीं लेंगे, चाहे कुछ हो जाए। जॉर्डन ने मना कर दिया, इजिप्ट ने मना कर बात की कोई पैदाइशी कोई स्किल सेट लेके होता है या फिर बिलियनियर होता है, उसके अंदर क्या ईगो होता है और किसी किसी को 10 दिन पहले मिला होता है। ये चीज सिर्फ पैसे तक नहीं लिमिटेड है, ये रिलीजन में भी लिमिटेड है। जो प्रॉपर ट्रेडिशनल मतलब रूट्स हैं जिनके इस्लाम में, उन लोगों को कोई इश्यूज नहीं है ऐसे, पर जो कन्वर्ट होके अभी आए हैं ना, जिनकी हिस्ट्री 50-60 ईयर्स ओल्ड, ईरान, इसीलिए ईरान, इनको असली में कुछ नहीं पता इस्लाम के बारे में। 50-60 भी नहीं, 600 बोलूंगा अभी, मैं बताऊंगा। दे आर द ओनली मींस जो ये सब क्रिएट कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको पाकिस्तान दिख जाएगा। हाँ, अभी ये कंपेयर करने वाला था कि हाँ तुम सबसे सऊदी की बड़ा बात कर रहे एग्जांपल हो, आपको आप दिख पाकिस्तान जाएगा, को एक बार पूरा का देखो। पूरा देश कन्वर्टेड है वो, और देखो अभी वो कहाँ है। IMF ने लोन देने से मना कर दिया है, अभी भंगी हो जाएगा। मैं तुम्हें एक कन्वर्ट से बताता हूँ, इस समय धरती पे सबसे ज्यादा खतरनाक देश कौन सा है? बताओ, सबसे खतरनाक देश इसका। मेरे दिमाग में तो बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान आता है फॉर सम रीजन। पाकिस्तान खतरनाक है, उसको खाने का पैसा नहीं है, उसको क्या? बट ईरान, ईरान। ओके, ईरान इस धरती पे इस समय सबसे खतरनाक देश है, क्योंकि पहली चीज, बाइडेन ने उसके हाथ में न्यूक्लियर पावर दे दिए हैं और उसके बाद रिसोर्सेज बहुत पड़े हैं अभी। उसको कुछ नहीं करना, उसको न्यूक्लियर पावर का वो शटर बंद करके न्यूक्लियर निकालना है, एक मिसाइल में डालना है और लॉन्च करना है, सिर्फ उनको इतना करना है। ईरान सबसे खतरनाक देश है। और ये बात बोली ना, कन्वर्ट वाली, ईरान के अंदर कौन सा धर्म था आज से 600 साल पहले? या आई हैव सीन इट। कौन सा था? ज़ोराष्ट्रिज्म, ज़ोराष्ट्रिनिज्म लंबा नाम था, अब बहुत कम है। इस धर्म के लोगों को पता क्या बोलते हैं? पारसी। जितने हमारे देश के अंदर रतन टाटा, ये वो, ईरान की पुरानी कुछ पिक्चर्स वगैरह भी हैं जब वहाँ पे, वो तो इस्लाम, वो तो अलग टाइम था, वो राजा था उस टाइम पे, वो एक अलग चीज है। 60 जो क्या नाम है उसका, जो राजा था वहाँ पे, जो पैट्रिक बेट डेविड भी जहाँ भाग कर आया था, वो पहले राजा था, तब वो यूएस के अच्छे दोस्त थे। वो राजा को वहां से भगा दिया था इन लोगों ने, क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन करके, जैसे अब बांग्लादेश में हुआ है, और उन्होंने पूरा का पूरा चेंज कर दिया था ईरान को। उससे भी पहले ईरान के अंदर अलग अलग धर्म फॉलो होता था, वो भी कन्वर्ट हुए हैं। जो नहीं कन्वर्ट हुए तो भाग के इंडिया आ गए थे, इंडिया ने शरण दी थी उनको। उसी के ही जो पारसी लोग हमारे देश के अंदर आज की डेट में ना, वही ईरान के ही है वो। तो वो भी कन्वर्टेड कंट्री है, और सबसे ज्यादा खतरनाक देश वही है। सऊदी, जिसको बोला जाता है कि भाई ये गढ़ है, वो देश बदल रहा है यार। वो कह रहा है कि भाई हम ओपन होंगे, आओ ना, क्यों हम लोग यही बैठे हुए हैं इसी तरीके से पुराने, आओ रेसिंग करते हैं, स्पोर्ट्स सिटी बना दी, ई स्पोर्ट्स, हाँ ई स्पोर्ट्स सिटी बना रहा पूरी बनाई हुई है, फरारी वर्ल्ड बनाया हुआ है। आप ये वही होने वाला आप ये सोचो, देखो उसने एक कोई कॉन्सर्ट हो रहा था 50 सेंट्स का, और शायद अमेरिका का एम्बेसडर था जो बहुत अच्छा दोस्त था उस समय उसका, और उसका एम्बेसडर यूएस का और एक्स एम्बेसडर था, वो उसको ये कह रहा था यार तू बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है अपनी फैमिली में संभाल के। उस बंदे ने, MBS ने, प्रिंस ने वहां पर ऐसे 50 सेंट्स की बैक स्टेज फोटो बनाई, वीडियो बनाई और भेज दी उसे, और नीचे लिखता आइदर सऊदी अरेबिया गेट्स दिस और टेररिज्म। माइक ड्रॉप ले माइक ड्रॉप भाई, माइक ड्रॉप। तो मैं अभी भी मानता हूँ कि मिडिल ईस्ट के अंदर ये दो ऐसे देश हैं, सऊदी अरेबिया और UAE, अगर इनका साथ दोगे और ये खड़े रहे, डटे रहे, तो ये इस मिडिल ईस्ट का पूरा सिचुएशन चेंज हो जाएगा। और मैं कह रहा हूँ वो UAE के मिनिस्टर की बात सच हो जाएगी कि मिडिल ईस्ट सेफ हो जाएगा और यूरोप टेररिज्म का हब बन जाएगा। फ्रांस का प्रेसिडेंट ही मेरे को मैस्कुलिन नहीं लगता पहले। किसी लायक ही नहीं है 100% यार, किसी लायक नहीं। मतलब ही वाज प्रेजेंट इन द 2018 वर्ल्ड कप फाइनल,
2022 वर्ल्ड कप फाइनल में भी था। तुम्हारा प्लेयर तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, एम्बापे लो भाई, रिस्पेक्ट तक नहीं कर रहा है। एक प्रेसिडेंट की एक वैल्यू होती है, अगर वो खड़ा हो जाए तो कम से कम पब्लिक सेलिब्रिटी नहीं अगर कर रहा तो थोड़ा तो करो यार, रिस्पेक्ट यार, प्रेसिडेंट है तुम्हारा, उसने उसकी इज्जत नहीं की भाई। चलो अब इससे आते हैं हम लोग थोड़ा सा आखिरी हमारे टॉपिक पर, जेक पॉल वर्सेस माइक टाइसन, द करप्ट अमेरिकास करप्ट फाइट बाय टू करप्ट पीपल इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करप्ट। इसमें ना अभी मैंने इसमें लेटेस्ट अभी मैंने डेटा देखा था, पूरी फाइट में जेक पॉल ने अप्रोक्सीमेटली 250 पंचेस थ्रो करे, जिसमें से 81 लैंड करे थे। माइक टाइसन ने कितने करे? एनी गेसेस? 90 से 100 के बीच में, और उसके लैंड कितने हुए? 18। वाओ, एज भी तो फैक्टर, यार एज भी एक 40 साल का आदमी, एक 60 साल 65 नो नो नो, वीडियोस आई हैं जिसमें वो अपने पंचेस पुल बैक कर रहा है। वीडियो में प्रॉपर दिख रहा है कि भाई साहब माइक टाइसन का एक प्रॉपर मूव था जो उसकी अपनी पहली फाइट्स में दिखाते हैं कि उसने पूरा ये यहाँ से डक किया, यहाँ से डक किया, और पूरा अपर कट उसने जेक पॉल के साथ भी ये किया, यहाँ पे डक किया, यहाँ पे डक किया, लग करके रोक दिया बस ऐसे। और ये रिएक्शन फ्लिंच का जेक पॉल का भी था, पूरा फट गई थी उसकी, 1 सेकंड में ऐसे कर गया था वो। और इतनी ज्यादा लास्ट की जो नॉकआउट पंच था उससे पहले ही माइक टाइसन भी ऐसे करके कह रहा है कि यहाँ पे ऐसे मार। प्रॉपर देखना कभी ढंग से वीडियो, पूरा स्लो में बंदे ने दिखाया था कि माइक टाइसन ऐसे खड़ा हुआ सीधा ऐसा ये। यार कुछ भी हो, ये फाइट कोई सेंस बनाती ही नहीं है। एक अरे बंदा, सिर्फ एक money बंदा making थी यार, money making business था वो। 58 इयर्स ओल्ड, मतलब डबल से ज्यादा बूढ़ा है वो इंसान। Retired आदमी है। 27 का दोनों 54 भाई, यार उससे नाम बिकता है ना फिर। नाम बिकता है नहीं, तभी तो। बेवकूफी है। अगला फाइट जो बाइडेन से कर रहे भाई अगर ये मेरे को बात बताओ, वो ये देखो, माइक ये टाइसन चीज़ है। अगर बाइडेन वर्सेस माइक डोनाल्ड ट्रम्प। टाइसन अगर अपने प्राइम में होता, इस धरती पे किसी के अंदर जिगरा है उससे लड़ने का? नहीं, पूरी अर्थ की बात कर रहा हूँ। कोई चांस नहीं है, नहीं। देखो वो चीज नहीं है। बात ये है कि ये चीज एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये जो जहाँ पे एक वेल नोन एलीट बंदा है, लाइक अपना प्रोफेशन का मेजर बंदा, और एक नया नया आया हुआ लड़का जिसका भाई भी ऐसा ही और ये भी ऐसे ही, वो जो डिज्नी की प्रोफेशनल लड़की बंदा है वो यार 19 साल सब बाद आया है टीआरपी के लिए ही हुआ है, बात डिज्नी खत्म। के लड़के थे यार वो, उनको क्या 19 साल के बाद उसने रिंग में कदम रखा, और उसके बाद वो 58 इयर्स की एज में इतना खड़ा हो पाया। इवन दो द फाइट वाज स्क्रिप्टेड, इट इज मोर देन अ विन। यहाँ कहीं पे मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, यहाँ पे लिखा हुआ था माइक टाइसन हैड अ नियर डेथ एक्सपीरियंस बिफोर फाइट। अरे नियर डेथ एक्सपीरियंस अभी आई गेस फ्यू मंथ्स अगो उसको अल्सर हुआ था, हाँ। 1.5 या 2.5 इंच का, एंड उसके बाद उसने रिकवर किया Even इस though एज he's में। coming for this fight, then it is a big. The sole reason for coming in this fight was money. Money, यार, Because obviously Mike money. Tyson ने बहुत कुछ टाइम पहले बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया था, एंड वो बहुत गंदी फाइनेंशियल सिचुएशन में था, एंड द मनी दैट वाज गारंटेड टू माइक टाइसन इज $20 million, एंड जेक पॉल को $40 million। अब जो जेक पॉल है उसको कोई सीरियसली लेता नहीं, बिकॉज ही इज अ यूट्यूबर टर्न्ड बॉक्सर। Boxer. उसको लोग यूट्यूबर ही बोलते तो boxing के भी- basically boxing वो में माइक छोड़ो। टाइसन के साथ उसकी फाइट इसलिए करी ताकि लोग उसको थोड़ी सी ताकि उसको क्रेडिबिलिटी लोग- बढ़े। क्रेडिबिलिटी भी किसी काम के नहीं है। अगले आने वाले 3-4 साल में देखना कुछ और चीजें कर रहा होगा। मैं लिख पर वो के दे रहा हूँ। बैकफायर ही करेगा, बिकॉज नो वन विल टेक हिम सीरियसली। जैक Jake Paul. Jake Paul। देखो एक चीज बताऊं, तुम उसको कुछ भी बोल लो, उसके और उसने भाई ने जिस लेवल का बिजनेस किया है ना पिछले बस 4-5 एग्जैक्टली साल वही में, है। वो प्योर बिजनेसमैन, वो घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो यही ये है, तो पब्लिसिटी है ना पूरी प्रॉपर। पब्लिसिटी है ये, अपनी हाँ। फेस वैल्यू ये publicity है भाई। टाइम ड्रिंक देख लो उसका। हाँ, तुम भले माइक टाइसन से लड़ो या स्क्रिप्ट हो, भाई हो गई ना फाइट, नाम हो गया ना, ऐसे आगे बात कर। पैसे आ गए ना, नाम हो गया ना, अकाउंट में तो उसका दिख रहा है। और क्या। उसकी एनर्जी ड्रिंक आती यार तुम्हें प्राइम, लड़ना है तो कॉर्नर से लड़ो, क्या वो दिखा देगा उसको तुम्हें। दिया है उसने, बट मेरे को लगता है फाइट होगी। वो दिखाएगा तुम्हें। एंड्रू टेट ने जेक पॉल को बोला कि तो मेरे से लड़। भाई वो क्या? उसने तो स्टेयर दे दिया था, इतना गंदा स्टेयर दिया था, उसी से डर गया। अगर हो भी तो सही पता चलेगा ना जेक पॉल तब पता चलेगा कैसा फाइटर है। कुछ नहीं है जेक पॉल। एंड्रयू टेट से लड़ाई हो। फाइटर कुछ नहीं है वो, कुछ नहीं है, अगर वो वो मजाक फाइट है। भी होगी तो भी फिक्स्ड होगी। वो सब देखो, जेक पॉल बहुत अच्छे से समझता है कि धंधा कैसे चलाना है, उसको बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या क्या करूंगा, कैसे कैसे करूंगा, तो यार ये उससे मेरी फाइट आई पॉपुलैरिटी कैसे नेटफ्लिक्स बढ़ेगी। पे थी, इससे बड़ा हाँ तुम्हें क्या यार। चाहिए प्रूफ। पूरी प्रॉपर हाइप बन रही थी। मैं जल्दी एंड समझ फाइट गया से देख कुछ के। घंटे पहले पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लीक हो गई पूरी एक पेपर में लीक हुई थी। हाँ, तो ये सब नॉर्मल चीज़ है। अब यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि लॉस्ट हाफ माई ब्लड, माइक टाइसन रिवील्स ही सफर्ड नियर डेथ एक्सपीरियंस ट्रेनिंग फॉर हिज फाइट अगेंस्ट जेक पॉल। सो ये ऑलरेडी कमजोर था भाई। ड्रेक में बैठ भी गया इसके था। बाद इसने ये भी तो और किस पे बेट नहीं करता वो कितनी बैठे हारता है। टाइसन पे किया था तभी तो। इसका कितनी बैठे ट्वीट हारता है भी वो। आया इसके बाद कि दिस इज वन ऑफ दोस सिचुएशंस व्हेन यू लॉस्ट बट स्टिल वन। आई एम ग्रेटफुल फॉर लास्ट नाइट। तो बोलना था ना। यार 58 इयर्स की एज में गेटिंग बैक इनटू शेप, ओह बहुत बड़ी बात है। आगे भी लिखा है ऑलमोस्ट डाइड इन जून, हैड 8 ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, लॉस्ट हाफ माय ब्लड एंड 25 LBs इन हॉस्पिटल। ये तो हुआ था, मेरे को याद है। फाइट टू गेट हेल्दी, सो
healthy to fight, so I won. हाँ तो वही है, इसने लास्ट ईयर भी इसकी कोई फाइट हुई थी, उसमें भी इसने कहा था कि यार हाँ, देखो, मेरे बस की नहीं है अभी देखो करना। देखो देखो फाइट एक होनी चाहिए जो ये भले 58 फिक्स्ड साल का आदमी सब है, क्या छोड़ो। फाइट करेगा? यार तुम Strength भले तो कोई ही चीज फिक्स्ड होती फाइट है। हो, भले ही फिक्स्ड फाइट हो, मार्क जकरबर्ग और एलन मस्क की होनी थी। वो कहाँ है? मेरे को वो फाइट देखनी है भाई साहब। भाई इतनी बातें भाई करनी, मैं इतनी कह hype रहा हूँ बनाई। कि ठीक है, तुम्हें अगर बहुत तुम में जिगरा आ गया, यू वांट टू बी द न्यू फेस ऑफ फाइटिंग, तो भाई तुम खबीब से लड़ लो। अरे कहीं फेस कोई फेस नहीं है भाई। फेस नहीं है भाई, ये देखो ये लिखा हुआ है ना, रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्राउड ऑफ 72,300 फैंस पैक्ड इनटू द आइकॉनिक AT&T स्टेडियम। तुम्हें क्या लग रहा है ये सारे 70,000 फैंस सिर्फ माइक टायसन के लिए आए थे? नो वे ऑब्वियसली। इसमें से कम मैं बता रहा हूँ 50 to 60% वो जेंजी नमूने हैं जो जेक पॉल को यूट्यूब पे देखते हैं। जेक पॉल लड़ने जा रहा है, चलो क्या किया उसने अपनी ऑडियंस को बिल्ड करके उसी से पैसा निकलवा भी रहा है। क्या वो फ्री में थोड़ी आया सर देखने वहां पर? और क्या यार, बुरा मतलब ही ये था इवेंट का उसका। तो तुम ये सब समझो कुछ आप देखोगे तो वो बकवास ही रहा है ऐसे ही। नहीं, लेकिन वो Senseless चीज़। सेंसलेस चीज, यही तो फायदा है, यही तो गेम है इनका, गेम ही यही है इनका। इनको पता है कि आजकल के बच्चों को चाहिए सेंसलेस चीजें, बकचोदी करो, नौटंकी करो, बच्चे अपने पागल हो जाएंगे। इंडिया के अंदर देख लो वही चल रहा है। टाइम ड्रिंक बना दी, उसमें इतना शुगर है और इट्स 500 रुपए, भाई 1000 रुपए की आई थी इंडिया के अंदर, 500 रुपए डिस्काउंट में मिल रहे हो तब भी अभी लोग मिस्टर खरीद। बीस्ट के साथ उन लोगों ने कुछ तो पैकेज बनाया है अभी। बट खरीद रहे हैं ना, बात वही कि खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद। तुम्हें सोचो, जिस देश के अंदर लोग कहते थे 125 रुपए की रेड बुल महंगी है, उस देश के अंदर लोग आज 560 रुपए के प्राइम पी रहे हैं। रेड बुल ऊपर चले गए, आपको 60-70 की हो जाती है। हाँ वो भी महंगा हो जाता है इसलिए, ये बात तो है। वो बंदे 500 रुपए की प्राइम पी रहे हैं। तो ये असली बंदा असली फैन बोल रहा है। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं ना, इसलिए देखो जेक पॉल अपना पैसा छाप रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ता फाइट हारूं जीतूं, मेरी जेब में $4 मिलियन आ रहा है ना रात को। एवरीवन एक न्यू चीज़ है। कि जेक पॉल ही जीतने वाला है, सबको पता था इट इज स्क्रिप्टेड, सो देयर वाज नो फन वाचिंग इट। मैंने देखी भी नहीं। वही इनफैक्ट तो जिन लोगों ने चीज़ है देखी, जिन लोगों ने इलीगल वेबसाइट्स पे देखी है, दे आर आस्किंग फॉर अ रिफंड कमेंट में। इन्होंने इलीगली देखी है, मेरे को पैसे दो। यार देखो, ये चीज बहुत जरूरी है कि ऑडियंस को समझ आए कि भाई सामने चल क्या रहा है। यही बात आ जब गई तक ना, जो audience हम उस फैंस की चीज़ बात से- कर रहे थे कि फैन जो होता है वो कुछ भी करता है अपने वही आर्टिस्ट तो और अपने फेवरेट बेवकूफी उसके है। लिए। फैन और बेवकूफ में फर्क होता है। मैं माइक टाइसन का बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने मैच देखा ही नहीं, मुझे पता था क्या होगा। छुट्टियां नहीं है ना, उसको पता है कि क्या करना है। लेकिन ये तुम यहीं पे ये समझो ना, जेक पॉल के बहुत सारे ऐसे फैन होंगे जो कि अभी भी ये मान रहे या हैं जो फाइट असली की आप जीत जो आप ये कह रहे हो, वो फैन ही कौन है? 72,000 जेंजी ब्रेन डेड। 72,200 लोग जो गए हैं उस स्टेडियम के अंदर, तो वो आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि सारे ऐसे उठकर आ गए यार बस। देखो, वहाँ पे कुछ लोग होंगे जो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए गए होंगे। भाई हाँ, माइक टायसन को ये भी हो देखिए सकता है, लड़ते हुए, ये भी हो सकता ये एक बहुत आइकॉनिक चीज थी जो मेन रीजन बच्चे नहीं देख पाए है ना, हम हमारे जमाने में थोड़ी पता है। बैटमैन का एक बहुत फेमस डायलॉग है यार, सम पीपल जस्ट वांट टू वॉच द वर्ल्ड बर्न। मजे करो, फीट हो था। ड्रामा देखिए, बिग बॉस बना दो दुनिया को है। भाई बिग बॉस देखते हैं यार लोग, कितने दोस्त देखते हैं यार। भाई मैं क्रिंज खा जाता हूँ देख मैं देख सीधा के डम यार। बोलता हूँ यार। हद है भाई। अब मैं कह रही हूँ आपके दोस्त आसपास के सही नहीं है। ध्रुव हाँ, मैं राठी उनके देख रहे हैं, आसपास कहाँ बिग देखो ना, बॉस देख रहे हैं। कहाँ बैठा हूँ मैं? ये अच्छी कैटेगरी है। He's not my friend. नहीं, मैं बोल रहा I'm हूँ saying कि this on record. मैं बोल रहा हूँ कि मैं उनके साथ नहीं बैठा हूँ ना, इसीलिए यहाँ बैठा हूँ मैं। This is different ऐसे ना कवर भाई। अप कर लिया, लेकिन कवर अप कर लिया। लेकिन जेक पॉल Still I'm not your friend. जेक पॉल का जो फैन फॉलोइंग है, अगर उसको कोई जेक पॉल की हिस्ट्री खोल के पढ़े तो जेक पॉल ने लिटरली वॉर्न किया था कि अगर कमाला हैरिस जीत जाती है इलेक्शन तो अमेरिका एक्सप्लोड हो जाएगा। ओहे, जेक पॉल राइट का बोलने की कोई बंदा है जरूरत मतलब। है। हाँ। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं देखो यही बात है ना, सारे पॉडकास्टर्स एक साइड खड़े हो गए थे इस बार। ट्रम्प पूरा यूट्यूब स्पेस इस बार ट्रम्प के साथ खड़ा हुआ था। और अरे, पूरा मेन स्ट्रीम स्पेस इसके भाई ने भी तो बुलाया था ट्रम्प को अपने पॉडकास्ट पे। तो सबने ट्राई किया, सबने कमाला को भी सबने बुलाया। वहाँ उसकी जाने की जाएगी हिम्मत है कहीं ना पे, यार। शक्ल दिखाने की हिम्मत है यार कहीं पे, उसने किसी के उसने साथ अपनी बात कर ले वो। प्रेसिडेंशियल डिबेट करी है, वो तो अपने कान में एयरफोन्स लगा के अब करी है। यही बात हो रही थी ना कि इन्फ्लुएंस के तुम देखो यार, it's जो such a जो लोगों से basic कितना बड़ा easy इन्फ्लुएंस thing हुआ है। कि आपके कंट्री में क्या चल रहा है। इनफैक्ट अगर तुम पॉलिटिक्स में हो, तुम्हें ये पता है क्या पॉलिसीज आई हुई हैं, क्या चल रहा है, क्राउड का हालत कैसी, मतलब पब्लिक की हालत नहीं कैसी है ऐसा वहाँ। व्हाट आई नीड टू डेवलप दिस कंट्री। ये तो एक बहुत बेसिक चीज होती है। नहीं है वहाँ पर। अरे मुझे यार, पता है यहाँ बैठ के यूएस में क्या जरूरत है वो मुझे पता है। तो तुम एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हो, क्योंकि तुम्हें कैसे वहां नहीं पता? पर जातिवाद है, जातिवाद समझो। ये हम कहते हैं ना कि नहीं तो भारत के अंदर जातिवाद है इसलिए भारत आगे नहीं बढ़ सकता। एक डेटा आया इस इलेक्शन के अंदर कि वुमेन वोटर्स ने कैसे वोट किया है, ठीक है। उसके अंदर क्या दिखता है, व्हाइट वुमेन वोटर्स ने वोट किया है कितना,
50। Okay. मतलब ऑलमोस्ट, मतलब मान लो फेवर ज्यादा था ट्रम्प की साइड पे, 10% से मान लो, मतलब दो में 60 से है। एक नहीं किया ऐसे। हाँ 60% ट्रम्प की साइड थी वाइट वुमेन वोटर, 40% वाइट वुमेन वोटर्स ने वोट किया कमाला हैरिस। ठीक है, सेकंड था लैटिन वुमेन, उसमें 55% ने वोट किया इधर ट्रम्प को, बाकियों ने करा कमाला हैरिस। लास्ट कैटेगरी थी ब्लैक वुमेन, 98% कमाला हैरिस, सिर्फ 2% ब्लैक वुमेन थे जिन्होंने वोट किया ट्रम्प को। ये क्या दिखाता इस है? पे कुछ नहीं बोलेगा कोई। क्यों? हाँ, लेकिन इसमें यही तो बात है, ये दिखाता क्या है? वहां पर लोग कहते हैं वाइट रेसिज्म करते हैं, वाइट रेसिज्म करते हैं, वाइट रेसिज्म नहीं कर रहे, ब्लैक रेसिस्ट है भाई वहां पे। चीज मैं बोलता हूँ, ब्लैक देखो, विक्टिमाइज करते हैं इंडिया- खुद को। हाँ। अभी जो रिजर्वेशन है ना, अभी जैसे दैट स्मॉल लोअर कैटेगरीज के लोग हैं जो जिनको अब जरूरत नहीं है, जिन पे अच्छा खासा पैसा है, वो डोंट नीड रिजर्वेशन, दे विल नॉट गिव अप। हाँ। जब कोई लड़ाई की चीज आएगी तो वो बोल देंगे भाई मैं तो लोअर कैटेगरी का हूं इसलिए मेरे को दबाएगा। Exactly. द थिंग इज दैट इज द सेम थिंग विद ब्लैक्स। उनके साथ क्या होता है, एक ब्लैक पैंथर मूवी जो बनी थी उसका एक एक क्रू मेंबर ब्लैक था, एक बंदा था, crew सिर्फ member। एक बंदा वाइट था। ठीक है, उसकी बात नहीं करो। हाँ, एंड म्यूजिक जिसने दिया वो भी ब्लैक, मतलब अपना केंड्रिक लमार ने दे दिया था। ठीक है, एंड द थिंग इज कि अभी अगर मैं एज अ वाइट पर्सन मैंने ये बोल दिया कि भाई मेरी मूवी का हर बंदा वाइट होगा, मैं तेरे को नहीं ले रहा, उस पे क्या रिएक्शन होगा आप बताओ एमिनेम, भाई। हाँ सेम चीज। दुनिया टूट जाएगी दो टुकड़े में। हाँ तो अब वही तो। एमिनेम के साथ क्या हुआ? अगर कल को मैं ये बोल दूं कि सिर्फ गोरे लोग इस मूवी में काम करेंगे, मैं नहीं लेता तेरे को चल मूवी में, तो क्या होगा? इसको सीधा रेसिज्म बोल दिया जाएगा। हाँ। racism। लेकिन अगर कोई ब्लैक इंसान आगे ये बोल रहा है, बोला क्या, वो तो कर दिया उसने। इट्स इन द पास्ट नाउ, उस पे कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। तो ये रिवर्स रेसिज्म जो होती है ना, इस पे कभी कोई ख्याल नहीं क्योंकि वो विक्टिमाइजेशन पे प्ले करते हैं ना, वो ये प्ले करते हैं कि अच्छा हमें तो कुछ हुआ ही नहीं, क्या हमें तो गलत कुछ हुआ है मिला ही तुम्हारे साथ? नहीं। मेरे को ये बताओ, तुम पे इक्वल अपॉर्चुनिटी है पढ़ने के लिए, तुम पे अरे इक्वल उनके साथ अपॉर्चुनिटी पास में गलत हुआ है ना, तो उसका अरे उनका कब तक सीटेंगे उसको? हाँ, कब तक का सीटेंगे भाई? मैं ये जिन नहीं कह लोगों ने रही। किया वो लोग अब अलाइव भी नहीं है भैया इस धरती पे। अब ठीक है? जो आज के लोग हैं वो अपने दादा परदादा को लेके तुम सब छोड़ो, रेसिज्म से मुझे याद आया, कमाला हैरिस क्या है? पिछले इलेक्शन में, एक सेकंड, पिछले इलेक्शन में क्या थी? पिछले इलेक्शन में जब जो बाइडेन के साथ आई तो क्या बोला? मैं इंडियन हूँ, और नहीं जमैकन हूँ। इस बार उसको समझ में आया कि इंडियन वोटर की जरूरत है मुझे, तो मैं इंडियन हूँ। पता क्या लगता है, न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट आती है जिसमें पता लगता है कि कमाला हैरिस, जिसके पिताजी जो ब्लैक थे और उनके जो पिताजी के पिताजी थे जो वो भी ब्लैक थे, उनके भी पिताजी जो थे ब्लैक थे, वो ब्लैक आदमी एक वाइट आदमी के साथ मिलके वेस्ट इंडीज में ब्लैक लोगों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग करवाता था एज अ स्लेव। तो ये ब्लैक ही था और उसके डिसेंडेंट है कमाला हैरिस। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमको विक्टिमाइज किया जा रहा है। यार एक नेशन पे होल्ड भी होता है ना यार, जो जिन लोगों ने अपने देश को ग्रो करते हुए देखा है फ्रॉम द टाइम बिंग, फ्रॉम द स्टार्ट, उन लोगों ने भी तो देखा है कि कौन से लोग या कौन सी एथनिसिटी ने इस पे रूल किया या किन लोगों को तमीज से चलाना आता है। ऑब्वियसली वो पॉइंट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जैसे हम अभी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे देश का हिस्ट्री हिंदू से बना हुआ है। ठीक है, अभी कल को गॉड फॉर गॉड सेक, कल को अगर इस्लाम ने टेक ओवर कर लिया इंडिया में, तो हमारा कल्चर रह जाएगा, हमारा कोई प्रिजर्वेंस रह जाएगा, हमारा कोई देश की वैल्यू रह जाएगी? कुछ नहीं रह जाएगी यार। कोई हिस्ट्री नहीं होगी। यूएस बिलोंग्स टू वाइट पीपल। जस्ट बिकॉज यू आर गिवन इक्वल राइट्स एंड यू आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो, इक्वल इनकम एंड एवरीथिंग दे आर प्रोवाइडिंग, स्टिल तुम स्टेज पे आके क्या बोल रहे हो कि मेरे साथ गलत हो रहा है? इससे ज्यादा अब ये गलत है तो सही क्या होगा? मेरे को एक बात बताओ, तुम्हें गोरा कर दूं पेंट लगा के? भाई हाँ, क्या करूं? भाई सरकार ने तो दे दिया ना तुम्हें, सरकार ने दे दिया। मैं यही बोलता हूँ फेमिनिज्म के कोई केस में। साइंटिस्ट देखा है आपने आज तक ब्लैक? नहीं है, मतलब नहीं, नंबर्स में पूछ रहा हूँ, ऊपर नंबर्स पहुंचा हुआ है। हाँ, नहीं देखा है है ऐसा। ब्लैक कभी? ऐसा कोई याद या नहीं कोई है। ऐसा इंसान है जिसने टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाली चीज कर दी? एलॉन यार, ये मस्क, तो फिर स्टीव same- जॉब्स, इन लोग, लैरी पेज, कौन थे ये लोग? अगर मैं सब white क्रिटिसिज्म पे आ जाऊं तो मैं बोलूं कि तुम्हारी तो पूरी दुनिया में चला रहा हूं, तुम मुंह बंद करते हो, जाओ चोरी चकारी करो जिस पे तुम लोग बदनाम हो। तो मुझे यहाँ अफ्रीका बताओ, अफ्रीका में कई कंट्री बताओ जो बड़ी है। कोई चीज फेमस क्यों होती है? मेरे को एक बात बताओ। अगर आप कैम जान डाउन रहे हो हो, गया। मैं जान इस पर रहा डाल हूं, दो। हाँ, ठीक है, 10 लोग एक चीज जान रहे हैं तो इसका मतलब वो चीज सही है। ब्लैक्स को क्यों बोला जाता है कि दे आर रॉबर्स, दे आर स्टीलर्स? क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे हैव बीन डूइंग दैट इन द पास्ट। तभी ना तुम पे वो नेम टैग लगा है। कल को कोई मेरे को थोड़ी बोल सकता कि हिंदू ये करते हैं, गोली मार देते हैं 10 लोगों को, नहीं बोलते ना, क्योंकि हम नहीं करते वो काम। तो कोई चीज तुम पे लगाई जा रही है, इसका मतलब तुम्हारे ऊपर वो चीज है, तुमने की है वो चीज। इस्लाम से लोग क्यों डरते हैं? व्हाई देयर इज सो मच इस्लामोफोबिया? तुम कल को आगे बोल देते हो नहीं, यू शुड ट्रीट एवरीवन द सेम। व्हाई शुड आई ट्रीट एवरीवन द सेम? बिकॉज मैं अगर 4 लोगों के, आप 4 लोगों के बीच में बैठा हूँ, वो लोग खुद same treat नहीं होना चाहते यार। कंप्लीटली सेफ राइट नाउ। अगर मैं उन 4 लोगों के बीच में बैठ जाऊं, आई डोंट केयर इफ आई नो देम फ्रॉम 10 years or 20 years, आई विल बी अनसेफ।
एल्बिएट अनरेस्ट भाई। और ये बात बोलने में बहुत कूल आती है मीडिया में आके, मैं भी बोल सकता हूँ यार, मेरे को तो बहुत मजा आता है इन लोगों के साथ बैठने में। जब अकेले बैठे रहोगे ना 100 किलोमीटर दूर कहीं, तब साथ में आ जाएगी। तो यही एमिनेम का जो केस है, आप ये समझो एमिनेम वाइट है और वो उस इंडस्ट्री में टॉप पर है जो कि इंडस्ट्री ब्लैक्स बनाई है, और वो हजम नहीं कर सकते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे लोग कि भाई एक वाइट रैपर आज जो तक है नहीं कर पाते, आज तक नहीं कर नहीं कर पाते, पाते। जो कर पाते हैं बहुत रेयर है। अब ऐसा नहीं कि ब्लैक्स ने हेल्प नहीं करी, वो ब्लैक ही जिसने एमिनेम को उठाया है। हाँ। लेकिन क्या वो 2-3 ब्लैक्स को छोड़ के बाकी ब्लैक एक्सेप्ट कर पाते हैं? नहीं, वो अभी चलते कि भाई कैसे ऊपर। सीधा बोलते थे, एमिनेम की पुरानी वीडियोस देख लो कि आई कैन नॉट एक्सेप्ट कि व्हाइट बॉयज टेकिंग ओवर। हाँ, अब मुझे बताओ एमिनेम के बाद दुनिया का बताओ दूसरा वाइट रैपर कौन सा जो इतना बड़ा हो पाया? कोशिश बहुतों ने करी, बना कोई नहीं। कोई नहीं बना, जीज ही नहीं बन पाया, लॉजिक नहीं बन पाया, कोई नहीं कर वाइट पाया। रैपर यार, वाइट रैपर, वाइट रैपर, वाइट रैपर। हाँ, मशीन गन यार रैपर जब भी लोग नाम लेते हैं वो बादशाह की शक्ल आके हंसी आ जाती है यार। बादशाह ऐसा इंसान भी रैपर है। माफ कर दो, माफ कर दो, फिर से बात तुम्हारे बारे में बात ही नहीं। यार मत बोलो, आप एमिनेम की बात कर रहे हो। चलो यार मेरे को हंसी आ जाती है, क्या हम करूं। बहुत ज्यादा स्तर नीचे ले आए थे। हाँ। ठीक है, वापस ले आते हैं पॉपुलेशन ऊपर। चलिए, आज थी डिस्कशन, आपने सुनाई, बहुत खींचातानी करी है बहुत लोगों की। होपफुली आपको मज़ा आया होगा। अब आने वाले कुछ दिनों में आपको जो है होम टीम ज़्यादा दिखने वाली है, और होम टीम के साथ साथ जो अब यहाँ से ज़्यादा गेस्ट दिखेंगे आपको। चर्चा होंगी बहुत कॉन्स्पिरेसी वाली और थोड़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे। तो अब एक लेवल अप करते हैं। 6 महीने हो चुके हैं पॉपुलेशन को, दिस इज़ द 6th मंथ, और 1 साल होने वाला है स्टूडियो को बने हुए। पिछले साल नवंबर में हमने टेस्टिंग शुरू करी थी, तो फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी आ रही है। कुछ लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, भूतों से जुड़ा हुआ एक शो लेकर आएंगे आपके लिए स्पेशली। चलिए, मिलते हैं आप लोगों से अगले शो पर अगले हफ्ते, एक बार फिर से नए टॉपिक्स के साथ, नए ट्रेंडिंग इश्यूज के साथ। तब तक खैर मनाइए अपनी, ध्यान रखिए अपना। टेक केयर एवरीवन, बाय 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 बाय।